आज सब तालियां बजा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हर शख्स को बहुत इंटरनली ऑल्सो एक्सटर्नली ऑल्सो मुझे हर जगह पे हमें हर जगह पे चैलेंजेस फेस करने पड़े। ऐसे ऐसे वाक्य कानों पे आए थे जिसकी वजह से शैटर हो जाता था पूरा चीज़ कि यार बारामुल्ला में तो ऐसा कुछ प्लॉट है नहीं। और मुझे याद है आज भी हमने कहा था कि अगर बारामुल्ला में कोई प्लॉट नहीं है तो इसका मतलब है इंडियन सिनेमा में किसी भी फिल्म में कोई प्लॉट नहीं होगा। इंडस्ट्री में भी आजकल ये ट्रेंड चलता है कि ऑडियंस अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। ऑडियंस अनप्रेडिक्टेबल नहीं हुई है, आप लेजी हैं प्रेडिक्ट करने में कि ऑडियंस क्या चाहती है, क्योंकि आप डाइसेक्ट क्या कर रहे हैं, एनिमल है तो बहुत वायलेंस है, हम एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसमें और वायलेंस हो तो वो चलेगी, फिर वो नहीं चलती है, फिर आप बोलते हैं ऑडियंस बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है, ये तो करना ही चाहिए। अगर ये नहीं करा, हमने अपनी बात नहीं कही, क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, भारत की बात है। जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है वो कश्मीरी हिंदुओं के साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे परिवार के साथ नहीं हुआ, मेरे अड़ोस पड़ोस या चाचा ताऊ के साथ नहीं हुआ है। ये भारतीय सभ्यता के साथ हुआ है, संस्कृति के साथ हुआ, हमारे देवताओं के साथ हुआ है। जो इन्होंने शैडोज़ की बात कही कि वो ट्यूलिप्स जो हैं वो साए हैं जो प्रोटेक्ट करें, वो हमारे देवता हैं। सबसे ज़्यादा अभी जो जिस रील की शिव शंकर शंभो के जो सबसे ज़्यादा वायरल हो गया, साउंड जो ही चेंज होता है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था क्या डाले यहाँ पे। इस पर्टिकुलर जॉनर को लेके, बारामुल्ला को लेके मेरा एक ही मानना था कि आप जितना शाउट करोगे ना ज़्यादा साउंड में, उतना आपको मूवी में धैर्यता कम होती जाएगी, ठहराव जो होता है वो कम होता जाएगा। और ऐसी कहानियों में स्पेशली जिसमें ड्रेड है, वहाँ पे साइलेंस बहुत क्रिटिकल बन जाता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है वहाँ पर सब शांत हो जाता है। जब शिवशंकर आ जाता है, वो भी शिवशंकर बहुत ही सरियल म्यूजिक है, इट इज़ नॉट ऑन द फेस बड़ा शाउटिंग और ऐसा नहीं है। उसमें क्या हो जाता है ना, ऑडियंस को खुद के इंटरप्रिटेशन के लिए जगह मिलती है। एक डायरेक्टर का राइटिंग में जुड़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, आप कुछ बढ़िया बनाना चाहते हैं। नहीं तो वो छपाई जिसको हम कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में कि ये स्क्रिप्ट है, ये आप आके डायरेक्ट कर लो, आपको ये एक्टर है, इतने प्रोसेस है, वो एक प्रोजेक्ट है। फिर दिमाग फट जाता है जब ये सुनता हूँ कि मतलब ये कई लोग आते हैं कहते हैं लव स्टोरी है, लेकिन ये ना DDLJ मीट्स जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से क्या है कि आप राइटर हो, आपको इस बात से घिन आनी चाहिए कि मैं ऐसी बात, मेरी स्क्रिप्ट के बारे में मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन आप में वो सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही नहीं दे रहे हो आप खुद को। वो चेक करना चाहिए, मुझे तो लगता है वापस जाके मेकिंग में कि वो कहाँ पे है, क्योंकि जब ये नरेट कर रहे हैं और उस हिसाब से कैमरा मूव हो रहा है और एक्टिंग हो रही है, मैं साक्षी हूँ उस चीज़ का, मतलब अद्भुत। जैसे आदमी खुद ट्रांस में चला जाता है ना, उस हिसाब से वो क्लाइमैक्स। दिस इज वन ऑफ द फिल्म्स दैट नेटफ्लिक्स हैज लाइक्ड देमसेल्व्स, दे लव्ड इट फ्रॉम द डे वन। कि वो कहते थे हमेशा कि ये हमारी इस साल की वन ऑफ द प्राउडेस्ट फिल्म है, कि हम कह सकते हैं कि हमने ना नेटफ्लिक्स ओरिजिनल में बारामुल्ला बनाई है। जब मंदिर का सीन आता है, फिल्म लोगों के लिए 360 बदल जाती है। वो मतलब उनके लिए वो समझ ही नहीं पा रहे थे, और उसके बाद तो गियर शिफ्ट होने लगते हैं। वो थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में कब जाता है आपको रियलाइज ही नहीं होता। तो वो वैल्यू नेटफ्लिक्स ने बहुत अच्छा किया, मैं उनको वो क्रेडिट देना चाहता हूँ जेन्युइनली। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह की फिल्म मेकिंग आजकल हो रही है और जिस तरह के विषयों पे फिल्म बन रहे हैं, वो हमने उसकी गति में हमने देखा है कि एक बढ़ोतरी पिछले कुछ वर्षों से हुई है। संभवतः उसका कारण एक OTT प्लेटफॉर्म्स का आना हो, या इस उद्योग में नए निर्देशकों का आना हो जिन्होंने ये रिस्क लेना सीखा कि ये जो अनटचेबल सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम छू सकते हैं और उन पर भी हम फिल्में बना सकते हैं। क्योंकि हर फिल्म की यदि कंटेंट पावरफुल हो, यदि फॉर्मेट पावरफुल हो, कंटेंट और फॉर्म दोनों ही उत्कृष्टता से उसको साधा गया हो, तो बहुत अच्छी फिल्में बनकर के सामने आती हैं। और उसका एक दर्शक वर्ग है, आप चाहे उसे YouTube पे रिलीज कर दो, उसे आप OTT पे डालो या फिर सिनेमा हॉल्स में ले जाओ। हाल ही में कश्मीर को लेकर के एक फिल्म आई है बारामूला, और बारामूला में जो घटनाएं दिखाई गई हैं वो इन द फेस नहीं है, जैसा कि हमने कश्मीर फाइल्स में या द केरल स्टोरी में देखा था कि समाज में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम समाचारों में पढ़ते हैं और जिसकी विभीषिका को बहुत छोटे छोटे शब्दों में समेटा जाता है कि ये कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया। नरसंहार को आप पलायन से रिप्लेस कर देते हो, और फिर कश्मीर फाइल्स आती है तो उसका कंटेंट इतना पावरफुल था कि फॉर्म जो है बैक सीट ले लेता है, कि उसमें निर्देशन, कैमरा ये देखने की लोगों को उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है जितना कि वहाँ पे स्क्रीन पे क्या घटित हो रहा है, और थोड़ी बहुत चर्चा भी उसको लेकर के चल रही थी।
आज हम बारामूला पे बात करने जा रहे हैं। मैंने इस फिल्म की समीक्षा भी कुछ दिनों पहले की थी। उसकी टीम जो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, भाषा जी जो अभिनेत्री हैं वो आई हुई हैं, आदित्य सुहास जमड़े जी हैं वो आए हुए निर्देशक हैं, और मोनाल ठाकर जी हैं वो आए हुए हैं जो लेखक हैं, और लेखन तो आपने भी किया है आदित्य जी साथ में ही मिल करके। तो इन तीनों से हम न केवल इस पर्टिकुलर फिल्म के बारे में बात करेंगे बल्कि उनकी पर्सनल जर्नी, क्योंकि तीनों जो है युवा ही हैं, मुझसे ज़्यादा ही युवा हैं, तो मेरी दाढ़ी आजकल पक रही है तो ये सब बोलना पड़ता है। तो क्राफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे निर्देशक करता क्या है लोगों को पता नहीं होता है, एक्टर का आपको पता होता है, लेखक का पता होता है, बट निर्देशक ये क्या करता है, क्योंकि वो टावरिंग फिगर होता है और लोगों को एक्चुअल में नहीं पता कि उसके नियंत्रण में क्या चीज़ें होती हैं, वो फिल्म को बनने से पहले देख चुका होता है। इस तरह से तो आप तीनों का ही स्वागत है। सबसे पहले कि लेखन और निर्देशन किसी भी फिल्म का आधार बिंदु या स्टार्टिंग पॉइंट एक तरह से होता है, और फिर उसको अभिनेता अभिनय के माध्यम से, अभिनेत्री जो है अभिनय के माध्यम से उसको प्रकट करते हैं। फिर अन्य तरह की चीज़ें, कैमरा हो गया, साउंड डिज़ाइन हो गया, ये सारा कुछ होता है। बारामूला में हमें एक सतही तौर पे साधारण सी दिखने वाली कहानी असाधारण रूप में प्रकट होती दिखती है, जिसमें आपने सुपरनेचुरल एलिमेंट्स डाले हैं, परंतु उसका सामंजस्य इतना अच्छा है कि ये जो मैं कंटेंट और फॉर्म दोनों की बात कर रहा था वो मिल कर के आते हैं और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। सर्वप्रथम आप तीनों से मैं कि ये फिल्म आप लोगों के समक्ष आती है, उसका बीज कैसे आता है कि हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करना है? निर्देशक आप ही से आरंभ करते हैं। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं आपके सामने, हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। शुरुआत मैं करूँगा कि ये जो बीच जो था ये था कि कश्मीर को एक विशिष्ट रूप से ही आज तक देखा गया है। मतलब मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ कि एक वो एक ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ पिक्चर है। वादियाँ रोमांटिसिज्म, आप ब्यूटी दिखा दो, या फिर दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन ये है जैसे मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, बाकी की जो चीज़ें हैं, वायलेंस है, वो आप उसके ऊपर आप फोकस करो। उसके बीच में जो कहानियाँ होती है वो कहीं ना कहीं मतलब वो जो नज़रिया था वो हम सोच रहे थे कि हमें कुछ बदलाव देना ज़रूरी है, क्योंकि एक जगह से दो ही तरह की कहानियाँ और दो ही तरह के पैलेट आज तक देखे गए हैं। क्या हम एक ऐसा पैलेट ही नया लेके आएँ जिसको देख के, उस नज़रिए को देख के ऑडियंस को लगे कि यार ये जगह मैंने देखी तो थी इतने साल से, इतने अरसे से, लेकिन ये कुछ नया, मतलब जगह की एक वास्तविकता में वो एक नई जगह दिखनी सकती, ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। तो पहले से एक थॉट था कि क्या हम हॉरर और कश्मीर को या सुपरनैचुरल और कश्मीर को एक साथ दिखा सकते हैं, और वहाँ पे बतौर एक निर्देशक मैं ये जानता था कि क्या नहीं करना है मुझे, ना कि क्या करना है। तो मैं ये डेफिनेटली पहले से आदित्य धर जी को कह रहा था कि मुझे कॉन्जरिंग नहीं बनानी है, मुझे ये हॉरर नहीं बनाना है जो पैलेट बेस्ड है। और क्योंकि पहले तो उनके दिमाग में जो ख्याल था वो वैसा था कि उसमें एक्सॉर्सिज्म दिखाते हैं, एक डॉल की स्टोरी होगी, डॉल में आत्मा घुस जाती है। तो एक बेसिक सा जो एक पहला डिस्कशन हुआ था जहाँ पे जब कोई कुछ लिखा नहीं गया था, तो मैंने आदित्य जी को रिक्वेस्ट किया कि भाई हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं करेंगे, वी विल डू समथिंग कम्प्लीटली न्यू। वो क्या है वो जानने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैंने रिसर्च किया, मैं खुद गोवा चला गया, बम्बई से दूर वापस मेरी जगह पे, बहुत लोगों से मिला, वहाँ से मेरी मुलाकात मोनाल जी से भी हुई, हमने एक साथ काम करना चालू किया, और उस वहाँ से एक थॉट, बस एक ड्रीम हमने चेस किया कि क्या हम ऐसी फिल्म बना सकते हैं जिसमें 2 घंटे के फिल्म में आप बीच बीच में डर रहे हो, लेकिन वो डर ड्रेड है, ना कि हॉरर जंप स्केयर है। वैसे बहुत अनुभव आपको 2 घंटे में आते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स ख़त्म होने के बाद जब आप बाहर निकलते हो तो क्या आप रो रहे हो, क्या आप इमोशनल हो, और इसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन क्या वो कहानी आपके जहन में फिर भी रहती है, या आप दूसरी कहानी की ओर, या दूसरा कंटेंट आप वो चला गया, वाइप आउट हो गया। तो आइडिया ये था कि ये ऐसा कुछ हमारा एक स्वप्न था, एक ड्रीम था कि हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, और वहीं से जब आपका टारगेट सेट हुआ तो वहीं से सब चीज़ें हमने, सुपरनैचुरल कितना होगा, कैसे होगा, फोकलोर क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ से उस चीज़ की शुरुआत हो गई, मतलब बीच की बात। आप कब जुड़ते हैं इससे? तो आई थिंक जो आदित्य सर का एक विजन था जो शैडोज़ का था, वहाँ से मेरा जुड़ना शुरू हुआ उनके साथ।
और एक चीज़ आई थिंक हम दोनों को जो पहले से क्लियर थी वो ये थी कि जैसे इन्होंने बोला, मैं उसी पॉइंट पे एक्सपैंड करूँगा कि जब आप कश्मीर के ऊपर एक फिल्म बनाते हैं, ये तो है ही कि आपका एक ओपिनियन होगा उस पर, तभी आप इतने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं। बट जब आप वो ओपिनियन सामने किसी के रखते हैं कि मैं ये सोचता हूँ, तुम भी ये सोचो, तो अक्सर जो आपसे अग्री करते हैं वो और अग्री करेंगे, जो आपसे डिसएग्री करते हैं वो और डिसएग्री करना शुरू हो जाएंगे, एक्सट्रीम्स में चले जाएंगे। तो एक आइडिया ये था कि कैसे ये कहानी बताई जाए, विच जो मैं आपको ओपिनियन बता नहीं रहा हूँ, मैं आपका जो ओपिनियन है उसको आपको ही क्वेश्चन करने पे मजबूर कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं ना, जैसे आप बोलते हो कि किसी को बोलोगे डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट, तो वो क्या करेगा, वो एलिफेंट के बारे में ही सोचेगा। तो हम आपको ये नहीं बोल रहे थिंक अबाउट एन एलिफेंट, क्योंकि फिर वो जो सोच रहा है वो सोचेगा, नहीं सोच रहा बोलता नहीं करता। मैं आपको उस एंगल से ये सेम चीज़ कन्वे करना चाहता हूँ कि आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार आज तक तो मैं ये सोच रहा था, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। तो ये हमारा बहुत कोर कॉन्सेप्ट था कि हमें बॉलीवुड में वो चीज़ चेंज करनी है, क्योंकि हॉलीवुड में ये होती ही है, दे आर मास्टर्स एट इट, कि कैसे एक आपको पता ही नहीं है कि क्या मैसेज दिया गया है एक पूरी स्टोरी के थ्रू। सटल्टी जिसको कहते हैं, नुआंस जिसको कहते हैं, मेटाफर्स जिसको कहते हैं, हमने जानबूझ के वो स्पून फीड नहीं किया। जैसे कि जो ट्यूलिप का शॉट है, कि हमने वो सिर्फ एनिमेशन सीक्वेंस में वो हल्का सा डाल दिया है, जो ज़्यादातर लोग पहली बार में नोटिस नहीं करेंगे, कि एक लोग दौड़ रहे हैं, एक को गोली लगती है, फिर वो गिरते हैं, फिर उनका जो खून है वो ज़मीन में उतरता है और उस खून से ट्यूलिप उगता है। तो ये हमने बहुत सटल तरीके से डाला है। हमें इतने लोगों ने टोका था इस चीज़ के लिए, क्योंकि सबने बोला था ये ऑडियंस नहीं समझेगी, आप क्यों डाल रहे हो। पर हमने बोला आप ऐसी ऐसी चीज़ें एक एक फिल्म में डालना शुरू करोगे तो ही ऑडियंस का अपना क्यूरियोसिटी ग्रो होगी, वो आगे जाके ऐसी फिल्में चाहेंगे, ऐसी चीज़ें अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। तो वो हमारा एक थॉट था। हम बिल्कुल वेस्टर्न सिनेमा से एक तरीके से इंस्पायर्ड ज़रूर थे, वाइल टेलिंग अ वेरी इंडियन स्टोरी, आर स्टोरी, बट हमें ये इंस्पिरेशन था कि वहाँ जो क्राफ्ट है, जो मास्टरी है क्राफ्ट की, वो हमें यहाँ लानी है। भाषा जी, जब आपने ये कहानी सुनी, क्योंकि आप तो लेटर स्टेजेस में जुड़ती हैं, जब स्क्रिप्ट तैयार होगी, वो स्पाइरल बाइंडिंग आपको दी जाती होगी, फिर आपने देखा कि अच्छा चलो कश्मीर पे आधारित फिल्म है, उन्होंने बताया भी होगा, लेकिन आपको एक कश्मीरी हिंदू नहीं मुस्लिम माँ का जो है वो बात, तो आपकी मतलब पहली प्रतिक्रिया उसको लेकर के क्या रही? फिर आपने पढ़ा होगा और कैसे आपका वो बदलता है या नहीं बदला? तो पहली बात तो मैं खुद बारामूला से आती हूँ। जब मुझे पता चला फिल्म का नाम बारामूला है तो प्रसन्न हो गई और कुछ घटित हुआ अंदर, मैं नहीं कह सकती। तो इतना तो था कि मैं ये समझी कि भाई मातृभूमि की इतनी कृपा है कि दूसरी एक इम्पॉर्टेंट फिल्म, और अब तो मैं सक्सेसफुल कह सकती हूँ, और इतनी वेल अप्रिशिएटेड फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। तो पूरी तरह से मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही अद्भुत संयोग है, माँ कश्मीरा की कृपा है। तो जब फिल्म का पढ़ी और कहानी पढ़ी, इन लोगों से जब मैं मिली, तो इनका विजन और इनकी क्लैरिटी और इनका ऑनेस्टी जो था, दैट इज़ समथिंग दैट आई रिलेटेड टू। और क्योंकि क्या है ना, कश्मीर जैसे टॉपिक में देखिए ये हमेशा से सेलेबल रहा है ना, और लोगों ने इसको अच्छा एक्सप्लॉइट भी किया है, बट आपका इंटेंशन मैटर करता है कि आप क्या अगेन उसी मुद्दे को आप, होता है ना, तो जो इनका इंटेंशन था वो इतना क्लियर था कि वो इनकी राइटिंग में भी दिखा। और जैसा कि उन्होंने बताया कि मतलब कहानी जो है पेपर पर ही पता चल जाती है कि अच्छी है या नहीं, या इसे एडिट टेबल पे सुधारा जाएगा बाद में, वो ऐसा कभी नहीं होता ऐसा। सो द राइटिंग वाज सो गुड एंड द कैरेक्टर वाज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, जाहिर सी बात है चैलेंजिंग था मेरे लिए। और तो गुलनार जो कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली शारदा नहीं है, तो शारदा का कैरेक्टर मैं कर लिया था और बहुत उसके लिए बहुत प्रशंसा मिली, बहुत प्रेम मिला। उसके बाद अब गुलनार सैयद के रूप में अपने आप को ढालना है। मैं गुलनार नहीं हूँ, जाहिर सी बात है, लेकिन गुलनार जो है अगेन शी इज़ नॉट ऑल्सो समबडी हु हेट्स शारदा, यू नो। तो एक सेंसिबल वॉइस है, मैं उसके साथ रिलेट कर पाई। वो एक मदर है, वो एक सेंसिटिव महिला है, और वो एक उस तबके को रिप्रेजेंट करती है जो कि दुर्भाग्यवश बहुत कम मात्रा में है, पर है। मैं ऐसी कुछ गुलनारों को जानती हूँ, सच में अगर कहूँ आपको। और तो इस तरह का पात्र करना बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है ना। और तो खैर दूसरी बात ये कि उसका उसमें एक शांति है, मतलब इतना सब कुछ घट रहा है और उस सबके बीच में शी इज़ ट्राइंग टू होल्ड एवरीथिंग टुगेदर।
तो वो सब बहुत चैलेंजिंग था। अब जैसे मैं उस दृश्य की बात करूं जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और जिसकी सबसे ज़्यादा रीलें मतलब लोग डाल रहे हैं, मतलब पहले तो हमने कहा कि प्लीज़ ये मत डालिए, नहीं मान रहा कोई, अब हमने भी गिव अप कर दिया है। ये इतना वो आपके नियंत्रण में नहीं, क्योंकि लोग इमोशनल होके मुझे ही वापस डांट रहे हैं कि एक तो हम इमोशनल हो गए तुम्हारे और आप कह रहे हो निकाल दो। मैं कह रही प्लीज डोंट पोस्ट क्लिप्स। और तो खैर अब तो वो बाहर हो चुका है नियंत्रण के। तो उस क्लिप में मतलब वो जो एक पोर्शन है शूट करना, वो मतलब बतौर भाषा मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो मेरी ही कहानी है, वो मेरे ही मंदिर है, वो मेरे ही अवशेष हैं सारे। लेकिन गुलनार के लिए वो उसके नहीं हैं, गुलनार के लिए वो एक नई बात है। तो अपने में से भाषा को हटा के गुलनार को लाना और उस दृष्टि से देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट आई थिंक दैट इज़ वेयर द क्राफ्ट कम्स इन, दैट इज़ वेयर योर ट्रेनिंग। जी हाँ, नहीं तो आजकल तो चला हुआ है ना कि मतलब काला आदमी ही काले का करेगा, स्पेनिश आदमी स्पेनिश का करेगा। ये अभी उधर चल रहा है, हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। मैं अगर आपको एक सच बात बताऊं तो कुछ लोगों ने हमें आर्टिकल 370 के दौरान और बारामूला के दौरान कि आप एक कश्मीरी मुस्लिम राइटर क्यों नहीं रखते अपने साथ। अच्छा, क्योंकि आप उनकी स्टोरी कैसे लिख रहे हो, हाँ, आप कैसे बताओगे। और मैं तब हमेशा ये कहता था, वो भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आया था, लेकिन कि हम ये बना पाए बिकॉज हम कश्मीर के नहीं हैं, क्योंकि एक फ्रेशनेस आ जाता है, लेंस है एक, हम एक आउटसाइडर के तौर पे उस प्लेस को देख सकते हैं, हमारे पास कोई बैगेज नहीं है, तो वो बहुत एडवांटेजेस हो जाता है आपके लिए। और अगर आपका इंटेंट सही हो कि हम एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते किसी की पेन, हम एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते, चलो कश्मीर पे पिक्चर बनेगा तो थोड़ा मतलब हिट हो सकता है, बहुत बढ़िया कॉन्फ्लिक्ट है, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, थोड़ा उसमें पैसा भी मिलेगा, शोहरत सेंसेशनलाइज हो, ये कभी थॉट नहीं था। तब मुझे लगता है आउटसाइडर्स ऑलवेज, कुछ छोटी चूक हो सकती है आउटसाइडर होने की वजह से, पर उसके एडवांटेजेस बहुत नहीं, उसमें दे वर ग्रेशियस इनफ, दे टुक अ लॉट ऑफ मतलब फीडबैक्स उन्होंने लिए। नहीं तो आप जब एक्टर को स्क्रिप्ट देते हैं, आप कभी उसको नहीं बोलते कि कहानी में अपना फीडबैक देंगे क्या। तो मैंने उनको कहा सर मेरा कुछ छोटा छोटा ओपिनियन है टुवर्ड्स द एंड, एंड दे वर वेरी काइंड, दे सेड कि हाँ ये बहुत अच्छा है। मतलब उस तरह से जब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से फिल्म बनती है तो ऐसा नहीं रहता कि एक कुछ हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, वी वर ऑल वन फैमिली। नहीं तो एक जो बात होती है, जैसे मैं नॉर्मली कहता हूँ, जैसे मैं किताब लिख रहा हूँ और यदि मैं लेखन के क्षेत्र में हूँ, मैं बहुत अधिक यदि लेखकों को ही पढ़ता चला जाऊँगा तो मैं प्रेमचंद बनने का वो सब कॉन्शियसली मैं प्रभावित होने लगता हूँ। तो उसी तरह से कश्मीर का कोई है तो या तो ट्रॉमा है उसके साथ, या फिर विजय होने का भाव है, नेगेटिव भाव है या पॉजिटिव, तो वो आपको सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस करेगा ही, वो आपके पात्रों में वो दिखेगा ही। तो इस हिसाब से भी मुझे लगता है कि, और ऐसा भी नहीं है कि इट इज़ नो गो जोन, आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ लोगों से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, यू हैव प्लेथोरा ऑफ इंडिविजुअल। जैसे आपने बोला ना कि गुलनार एक बहुत कम परसेंटेज है गुलनारों का, लेकिन है तो वी कैन गो एंड मीट देम, और ये बहुत सही रहा। अब आदित्य जी ये बताइए कि जो अभी आपने बोला ना, और हम सब बोल रहे हैं कि इसे मूर्खतावश मतलब संवेदनशील विवादित विषय मान लिया जाता है, मतलब क्यों कश्मीर विवादित ठीक है, और किस स्टेट की हिस्ट्री नहीं है? क्या बिहार विवादित नहीं है, या बंगाल विवादित नहीं है, केरल विवादित नहीं है? हर जगह पे इस तरह के ट्रॉमा हुए। हाँ, ये हमारे समक्ष हुआ है, ये 30 साल 35 साल 40 साल पहले की बात है, जो लास्ट हुआ। इससे पहले 7 बार और इस तरह के जेनोसाइड और भी लार्ज स्केल के हो चुके हैं। तो इस फिल्म को लेकर ये कन्विक्शन कि सुपर नेचुरल, ही आपने बोला कि बीज ही यही आया कि हम एक हॉरर, लेकिन उस तरह का हॉरर हम नहीं बताएंगे। क्या आपको ये कॉन्फिडेंस था कि लोग उस हॉरर की सिंबलिज्म को अप्रिशिएट कर पाएंगे? मुझे 100% पहले दिन से जब ये लिखा गया था ये कॉन्फिडेंस था। एक क्या होता है कि आप जब एक कोई आइडिया होती है, आपको वो आइडिया जन्म लेने में टाइम लगता है। आप तब एक राइटर, बतौर राइटर और डायरेक्टर आप सोचते हो कि मैं कैसी फिल्म बनाना चाहता हूँ। और मैं ये भी नोट करवाना चाहता हूँ कि ये मेरी पहली फिल्म है। आर्टिकल 370 से पहले बारामूला हुई है, वो रिलीज दूसरी बार। तो ये मेरे लिए एक निर्देशक के रूप में ये पहली फिल्म है। मैं दुनिया के सामने बताने जा रहा हूँ कि मैं कैसा वॉइस हूँ, मैं किस तरह का क्राफ्ट करता हूँ, लोग मुझे पहचानेंगे कि मेरे क्राफ्ट को लेकर। तो ये जब लिखा गया था, मुझे आज भी याद है कि जो लास्ट में क्लाइमैक्स में जो 2 वर्ल्ड्स कोलिजन की मेरी आइडिया थी, और मैंने कहा कि इस तरह से अलग अलग किरदार अलग अलग किरदारों के साथ कनेक्ट होंगे, अलग अलग जगह पे एक ही घर के। ये जब कॉन्सेप्ट सोचा था, तभी मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इसमें प्रोडक्शन डिज़ाइन चेंज नहीं करूँगा।
मैं फ्लैशबैक में आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखाऊंगा या सेपिया टोन नहीं दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही टेक्निकल हो जाता है, वो बहुत ही लिटरल हो जाता है। वहाँ से उस दिन भी मुझे याद है मैं इतना रोया हूँ, सब मेरे दिमाग में है, मैं मोनाल से डिस्कस करके हम एक साथ पेपर पे डाल रहे हैं, लेकिन रोना आ रहा है, लिखने के लिए वक्त लग रहा है, पता है आगे क्या लिखना है, आगे की लाइन पता है, लेकिन वो कैरेक्टर बात कर रहा है अभी, वो कैरेक्टर जिंदा हो गया और वो मुझे अभी कहीं किसी रूप से मुझे इमोशनल बना रहा है। तब से मैं जानता था, क्योंकि ये कई बार नहीं होगा, ये बहुत बार नहीं होगा मेरे साथ भी या इसके साथ भी, इनके साथ भी। तब से मैं जानता था कि ऑडियंस इसको रिएक्ट करेगा, लेकिन स्ट्रगल ये था ये सबको कन्विंस करना कि ये वर्क होगा। रिलीज डे तक ये स्ट्रगल चालू था। आज सब तालियां बजा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हर शख्स को, बहुत इंटरनली ऑल्सो एक्सटर्नली ऑल्सो, मुझे हर जगह पे हमें हर जगह पे चैलेंजेस फेस करने पड़े। ऐसे ऐसे वाक्य कानों पे आए थे जिसकी वजह से शैटर हो जाता था पूरा चीज़ कि यार बारामुल्ला में तो ऐसा कुछ प्लॉट है नहीं। और मुझे याद है आज भी हमने कहा था कि अगर बारामुल्ला में कोई प्लॉट नहीं है तो इसका मतलब है इंडियन सिनेमा में किसी भी फिल्म में कोई प्लॉट नहीं होगा, क्योंकि प्लॉट इस वर्ड का मतलब ही नहीं है। आप अगर ऐसे कहोगे तो ये ऐसा प्लॉट है जो समझने के लिए 2 बार देखना जरूरी हो सकता है। जैसे इन्होंने अभी कहा कि एनिमेशन में थोड़ी ईस्टर एग्स हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं कि 10 थिंग्स यू डिडंट कैच इन और यू डिडंट अंडरस्टैंड इन बारामुल्ला। तो ये हम जानते थे कि लोगों का क्यूरियोसिटी, उसका रिस्पॉन्स टू द क्राफ्ट होने वाला है, लेकिन डर बस तब एक ही बात का होता है जो स्ट्रगल बन जाता है आपके लिए, कि आंसर देते वक्त या कोई आपको जब चैलेंज कर रहा है कि ये नहीं वर्क होगा, उसके चक्कर में अगर निर्देशक ने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर दिया तो जो फिल्म आपके पास आई है वो फिल्म नहीं आती। ये कहीं ना कहीं भगवान की, शिवजी की कृपा है कि वो सब चीज़ें हमें भी हिम्मत देते रहे कि यार आप लड़ो, जितना लड़ना पड़े लड़ो, और हम लास्ट दिन तक लड़ते रहे। और स्मिता जी का भी, इनकी माता जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा था इनसे। ये मुझे याद है कि कई बार ये होता है ना आपकी, नहीं ये ऐसा मत करो, ऐसा दिखाओ, क्योंकि ये तो चलेगा नहीं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि आप कुछ दो जॉनर्स एक साथ ले आ रहे हो, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा। इंडियन ऑडियंस को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, इंडस्ट्री को पता नहीं है अभी भी कि इंडियन ऑडियंस कितना इंटेलिजेंट है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। तो कई बार ऐसे मॉडिफिकेशंस करने की ये चाह रख के वो चीज़ टेबल पे रखी जाती है, नहीं जामले तू ऐसा करके ऐसा कर दे। एक जगह पे मुझे याद है कहा था, अगर मैंने ये किया तो मेरी माँ मुझे घर के अंदर आने नहीं देगी। तो जैसे आप चाहते हो कि पिक्चर के लिए आप ये बोल रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरा घर उजड़ जाएगा। मैं बम्बई के सड़कों पे आ जाऊँगा कि भाई कहाँ जाऊँ, अभी गोवा में मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें बहुत हुई जहाँ पे ये डाउट और ये एलिमेंट ऑफ ये जो होता है ना कि नहीं वर्क होगा, उसके ऊपर विश्वास न रखना, ये बहुत बार हुआ था। वो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रगल था। मतलब ऐसे दिन आए जहाँ पे हमें मतलब रोना निकल गया, लेकिन हमने सब एंड पे बोला नहीं, कल जाके वापस सुबह फाइट है, कल जाके मैं बोलने वाला हूँ कि नहीं। बट वो कहीं ना कहीं वर्कआउट हुआ, ऑडियंस के वजह से हुआ। उन्होंने दिखा दिया कि कितना सही, और जिस रूप में ऑडियंस रिव्यू दे रहा है वो वही वाक्य में रिव्यू दे रहा है। मैं मतलब लिटरली जो कहा गया था कि जो 2 जॉनर्स आप मिक्स करोगे तो नहीं वर्क होगा, लोग अभी सबसे ज्यादा किस बात की बात कर रहे हैं? उसी की बात कर रहे हैं कि भाई हमें ये पसंद आया। ट्रेलर के लॉन्च के बाद भी यही हुआ था कि ट्रेलर में सबने कहा कि यार शुरुआत में मुझे लगा ये कुछ है, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट होगा, अचानक से हॉरर एलिमेंट आ जाता है। ये 2 चीजें मिक्स करने का क्या अर्थ है? जो वही उसके लिए रिस्पॉन्स दे रहा है। तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज ओवरऑल। मोनाल जी, लेखकों को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्पॉट बॉय से नीचे थोड़ा सा रखा जाता है। बहुत सही कहा आपने, है ना। लेकिन किसी भी फिल्म में मतलब एज एन ऑडियंस हमारे जैसे लोग जो देखते हैं, चाहे कहीं की भी फिल्म हो, यदि लेखक को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, ऑब्वियसली डायरेक्टर और उसका विजन जो है सबसे ऊपर होता है। उसके बाद मुझे लगता है पटकथा लेखन, स्क्रीन प्ले जो लिखते हैं, उनको यदि इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा तो फिल्म कहीं ना कहीं बिखर जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपके राइटिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि ये तो चलिए डायरेक्टर भी हैं और थिएटर से भी जुड़े हुए हैं, आप मेनली एक ऑथर ही हो, आप लिखते ही हो, तो आपके लेखन का प्रोसेस क्या है? इस तरह की चीज़ जब आपके दिमाग में आती है कि किसी ने ये बीज दिया, कई बार होता है कि जैसे मुझे भी कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, रील ही मैं लिख रहा हूँ, तो एक आइडिया खाली आता है, उसके बाद फिर
हो सकता है कि वो आइडिया कोई और ही मुझे दे, या फिर मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, न्यूज़ देख रहा हूँ, उसमें लगता है इस पे मुझे लिखना चाहिए। आपका प्रोसेस क्या है? जी, आई थिंक मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का एक कोट है, द मोस्ट पर्सनल इज द मोस्ट आर्टिस्टिक। आई डोंट नो एक्यूरेटली यही है, I बट think he said creative. द मोस्ट पर्सनल इज द मोस्ट क्रिएटिव। तो आइडिया क्या है ना, जो बेसिक आइडिया, अगर आपको एक सब्जेक्ट लेते हैं, आइडिया किसी को भी आ सकता है, स्टोरी आइडिया। अक्सर मुझे लोग भी मिलते हैं, बोलते हैं आप ये सब्जेक्ट पे फिल्म क्यों नहीं बनाते? लोगों को लगता है हमारे पास सब्जेक्ट ही कमी है। सब्जेक्ट की कमी नहीं है, सब्जेक्ट बहुत है। और क्योंकि मेरा एक डबल रोल है, मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हूँ, एसोसिएट क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी, तो मैं इनके साथ पूरे टाइम सेट पे भी था। जो भी हमारी कंपनी है B62 स्टूडियोज, आदित्य धर, लोकेश धर की, तो मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ता भी हूँ जो दूसरे राइटर से आते हैं, मैं ग्रीन लाइट भी करता हूँ। तो उसको भी मुझे काफ़ी साल हो गए करते हुए, 3-4 साल हो गए हैं। तो एक चीज़ जो मैंने क्रैक किया ना, कि आपको फिल्म की फिलॉसफी क्रैक करनी पड़ेगी। और ये कोई बहुत ही डीप या आर्टिस्टिक आइडिया नहीं है, आप कहना क्या चाहते हो फिल्म से। सब्जेक्ट एक चीज़ है, आपने 1971 वॉर ले लिया, आपने पार्टीशन ले लिया, ब्रॉडर सब्जेक्ट्स में ले रहा हूँ, उस पे फिल्म बनानी है क्योंकि वो बड़ा इवेंट था, फिल्म आपकी अच्छी नहीं बनेगी। आपको फिल्म की फिलॉसफी क्रैक करनी है। मैं लोगों को एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि एनिमल और 12th फेल करीबन साथ साथ में आई। लोग बोलते दोनों अपने हिसाब से अप्रिशिएट की गई। एनिमल को काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं, लेकिन 12th फेल ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। तो जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपको पता है एनिमल और 12th फेल दोनों एक ही रीज़न की वजह से सक्सेसफुल हुई है, तो लोग बोलते हैं कैसे, समझ नहीं आया। इंडस्ट्री में भी आजकल ये ट्रेंड चलता है कि ऑडियंस अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। ऑडियंस अनप्रेडिक्टेबल नहीं हुई है, आप लेजी हैं प्रेडिक्ट करने में कि ऑडियंस क्या चाहती है। क्योंकि आप डाइसेक्ट क्या कर रहे हैं, एनिमल है तो बहुत वायलेंस है, हम एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसमें और वायलेंस हो तो वो चलेगी। फिर वो नहीं चलती है, फिर आप बोलते हैं ऑडियंस बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, एनिमल पसंद की, मेरी फिल्म पसंद नहीं की, 12th फेल होगी, अब बोलेंगे हम MBBS क्रैक करने पे फिल्म बनाते हैं। फिल्म इज नॉट अबाउट क्रैकिंग UPSC। एनिमल और 12th फेल का बहुत ही एक सिंपल सादी चीज़ है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर थिएटर गोइंग ऑडियंस या बहुत भारी तरह पे मेल है, और इन दैट ब्रैकेट ऑफ 20 to 40 years old। इस देश में किस फैमिली में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं होता? होता है। किस फैमिली में एक बेटा है जो 20 से 30 साल का है, 40 साल का, वो नहीं चाहता कि मैं अपने फादर के लिए स्टैंड लूं, अपने ताऊ जी को, अपने चाचा जी को सुना दूं और वो विक्ट्री ले लूं उनके लिए कि मेरे पापा मुझे अप्रिशिएट करें। ये सेंटिमेंट है। एक मैं आजू बाजू जो नेबर्स हैं मेरी माँ को बोल रहे हैं कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, कौन सी जॉब कर रहा है, कौन सी एग्जाम पास कर रहा है। कौन नहीं चाहता कि मेरी माँ जाके उनके मुंह पे दिखाई, ये देखो मेरा बेटा IAS बन गया, IPS बन गया। Catharsis is the core of every good story. Baramulla is also about catharsis. तो जब आपने फिल्म की फिलॉसफी क्रैक कर ली ना कि ये फिल्म इज अबाउट कैथारसिस, ये फिल्म क्या उजागर करती है, तो 2 साल बाद आप, क्योंकि आज आप जब फिल्म कमीशन करते हो 2 साल बाद बाहर आएगी मिनिमम, तो आपको ये सोचना है कि 2 साल बाद भी क्या रेलेवेंट होगा। आज हॉरर कॉमेडी हिट हो गई तो मैं हॉरर कॉमेडी लिखता हूँ, 2 साल बाद 10 हॉरर कॉमेडी आएगी। ये आइडिया आप अकेले नहीं है जिसको आ रहा है कि मैं भी हॉरर कॉमेडी बनाता हूँ, तो वो 2 साल बाद 10 आएंगी, 10 में से 10 नहीं चलेंगी या 9 नहीं चलेंगी, क्योंकि ऑडियंस बोर हो जाएगी तब तक। तो प्रोसेस जो मेरा रहता है राइटिंग का, जो मैं और जामले सर साथ में लिखते हैं, इट इज़ कि हम फिल्म में कहना क्या चाहते हैं। बारामूला की स्पेसिफिकली बात करूँ तो द कोर फिलोसफी वॉज दैट द सोल्स एंड द शैडोज ऑफ कश्मीरी पंडित्स आर नॉट वेंजफुल। वो रिवेंज लेने नहीं आए हैं, दे आर द वंस हु आर मेकिंग श्योर कि एक और जनरेशन सेवियर्स हैं, वो एक और जनरेशन बड़ी होके वो नहीं बनती जिसने उनके साथ ये किया है। दे हैव बिकम द गार्डियंस ऑफ द वैली। वो कभी छोड़ के नहीं जा सकते, वो कभी अबेंडन नहीं करेंगे उस वैली को। वो उनकी अपनी, यहाँ बहुत लोग होते हैं देश को गाली दे देते हैं अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है, भाड़ में जाए देश, मैं हूँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा। पर कश्मीरी पंडित वो कम्युनिटी है जो कभी छोड़ नहीं सकती कश्मीर को। सो दैट वाज द आइडिया कि दे आर स्टिल स्टेइंग बिहाइंड एंड सेल्फलेसली प्रोटेक्टिंग द वैली बिकॉज दे आर द सोल ऑफ द वैली। आर्टिकल 370 जब हमने बनाई थी तो ये नहीं था कि बहुत पेट्रियोटिक चीज़ हुई है, बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। हमारा थॉट ये था कि इतनी सटीकता से कैसे किया गया कि वायलेंस नहीं हुआ, ब्लड स्पिल नहीं हुआ, ये मास्टरी है। इसलिए फिल्म पूरे वो प्रोसेस के बारे में। सो एक सेंटेंस में मैं अगर कहूँ, क्रैक द फिलोसफी ऑफ द फिल्म एंड ब्रिंग कैथारसिस इनटू द फिल्म। भाषा जी, जैसे अभी ये बोल रहे हैं कश्मीर के बारे में कि सोल भी वहाँ से या शैडोज जो भी हैं वो भी कश्मीर से निकल नहीं पाया, ये वहीं पे रह कर के उसको किसी न किसी, जैसे ही हम बचाना चाहे बचाएं, जो फिल्म में दिखता है। जैसे आपकी पर्सनल स्थिति जो है, या कश्मीर के जितने हिंदू जो बच कर के आ पाए इधर, विचित्र सी स्थिति में इस कारण बोल रहा हूँ कि आप न पूरी तरह से वहाँ की हो पाती हैं और ना आप इधर हैं
न यहाँ की हो पाती हैं। ये जो एक मतलब, और बचपन आपका रिफ्यूजी कैंप में बीता है, तो ये पूरी एक मतलब इस यात्रा के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ से चल करके यहाँ तक आना और फिर इस तरह के प्रोजेक्ट, मतलब वही एक तो हो सकता है कि स्थान आपको पुकार रहा हो कि आपको दो इस तरह के प्रोजेक्ट और इतने कम समय में आपको करने को मिलते हैं। थोड़ा सा इस अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बताइए कि ये किस तरह का भाव आप में जगाता है। बहुत टफ सवाल है। मुझे लगता है जैसे इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ इतना सब कुछ हुआ बट दे वर नॉट वेंजफुल, और या वो देश के प्रति कोई कटु भावना नहीं है, क्योंकि हम अल्टीमेटली जो देश के प्रति प्रेम है, अपनी श्रद्धा और अपने फेथ के प्रति, क्योंकि जिन आधार पे हमारे साथ ये सब जो कुछ भी हुआ, जो निष्कासन हमने झेला, तो उन चीज़ों से तो वो तो हमारे लिए मतलब अनकम्प्रोमाइजेबल है और उन पे हम समझौता कर भी नहीं सकते। हाँ, ये है कि बिना किसी सहायता के कुछ भी नहीं, सिर्फ एक शारदा माँ की कृपा रही कि एकेडमिकली भी एज अ कम्युनिटी में बात करूँगी, अपने को भी उसी में मिला रही हूँ कि बस अपने को खुद से इतना मतलब सशक्त कर लीजिए कि आप इस सब से उठ जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी ही हमको समझ आ गया कि नोबडी इज़ गोइंग टू केयर अबाउट अस। तो बस वही मेरी भी जर्नी है, जैसे मेरी समाज की, जैसे आप फिल्म का अंतिम सीन देखते हैं, दैट्स सप्रू साहब, ही इज़ MBBS डॉक्टर टुडे एंड ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग। सो अगर मैं बतौर कलाकार भारतीय सिनेमा में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ या रंगमंच में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, ऐसे ही मेरे समाज में जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, सारे जितने भी लोग हैं, एवरीबडी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन देयर ओन वे। या साहित्य जो लिखा गया है, जिसको हम लिटरेचर इन एग्जाइल बोलते हैं, जो सारा निष्कासन का साहित्य है, वो उसमें कहीं भी भारत के प्रति या भारतीय सरकारों के प्रति कोई ऐसा दुर्भाव नहीं है। एपैथी तो हुई है, लेकिन भारत के प्रति प्रेम और एक सजगता फैलाने का एक मुहिम कि हमारे साथ हुआ, आपके साथ ना हो, जाग जाइए, वो भावना से साहित्य में भी, कला में, चित्रकला में, चाहे वो स्कल्पचर हो, कुछ भी हो, उसमें हमने सिर्फ कंट्रीब्यूट ही किया है। तो आई थिंक इट्स शारदा मास ब्लेसिंग दैट कि मैं भी उसी तबके को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे साहित्य की शरण लेके और अपना एक विजन इतना ब्रॉड करो कि कला के माध्यम से अपनी बात कह पाओ, और उसी में शायद कहीं ना कहीं हमारा भी कथारसिस हो जाता है एज समबडी बिलोंगिंग टू दिस कम्युनिटी। और मानसिक रूप से किस किस चीज़ से गुजरना पड़ता है वो सब तो मैं बोल नहीं सकती। नहीं, हाँ, मैं वही समझना चाह रहा था कि जैसे कश्मीर फाइल्स भी है या ये भी है, इसमें जब री इनेक्ट करना पड़ता है और आपने बचपन में वो पूरा देखा है अपने सामने वो घटित होते हुए, तो ये मतलब इस पीड़ा को मैं एक बाहरी व्यक्ति होकर संभवतः कभी नहीं समझ पाऊंगा। नहीं, आप लेकिन संवेदनशील तो इतने हैं कि आप सहृदय हैं इस बात के साथ। तो मतलब वही है कि एक डिग्री तक ही हम जाकर के उसको हम मतलब ना हम फिजिकल पेन को समझ सकते हैं, हाँ हम संवेदनशील हो सकते हैं और हम आपके साथ बैठ करके इस विषय पे जो है वो चर्चा कर सकते हैं। तो इसको रिलीव करना मतलब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये जैसे आपने बोला कि हम इसके माध्यम से जनता को अपनी पीड़ा हमने जो देखा है वो पहुंचा रहे हैं, तो जो मेरे जैसे 5% मान लीजिए कि संवेदना रखने वाले लोग हैं, उनकी सामूहिकता जो है, वो कलेक्टिव संवेदना जो है इस घटनाक्रम के प्रति या इसके जो भी पीड़ित लोग हैं उनके प्रति जो है वो जागरूकता उनमें आएगी, तो उससे आपको थोड़ा फील गुड टाइप का होता है। मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है, ये तो करना ही चाहिए। अगर ये नहीं करा, हमने अपनी बात नहीं कही, क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, भारत की बात है। जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है वो कश्मीरी हिंदुओं के साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे परिवार के साथ नहीं हुआ, मेरे अड़ोस पड़ोस या चाचा ताऊ के साथ नहीं हुआ है, ये भारतीय सभ्यता के साथ हुआ है, संस्कृति के साथ हुआ, हमारे देवताओं के साथ हुआ है। जो इन्होंने शैडोज़ की बात कही कि वो ट्यूलिप्स जो हैं वो साए हैं जो प्रोटेक्ट करें, वो हमारे देवता हैं। ये जो कहानी में मेटाफर है कि वो इकबाल चाचा जो रिचुअलिस्टिक है, हाँ, जो मछली भात का जो एक वो हमारी एक रिचुअल है, उसमें हम गृह देवता को प्रसन्न करने के लिए हर साल एक ऑफरिंग देते हैं मछली और भात की, कि आप हमारा, वो बेसिकली वास्तोषपति देवता हैं जिनको हम गृह देवता बोलते हैं, जिनको हम ये ऑफरिंग देते हैं। तो घर के बाशिंदे निकल गए, घर का जो देवता है वो ही इज़ वेटिंग। कश्मीर भी अगर कहें तो उसकी जो आत्मा है वहाँ पे वो
आत्मा तो वही लोग हैं ना जो उसको पूज रहे थे, जो उसके सारे मंदिरों में से मंदिर हैं लेकिन पूजा करने वाले लोग नहीं हैं. सो इट इज़ वेटिंग फॉर इट्स ओन पीपल. तो ये सारी बातों को सामने लाने में इफ़ आई बिकम अ पार्ट ऑफ इट, तो मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है. मैं कोई अनुग्रह नहीं कर रही किसी के ऊपर भी. मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ. और हाउ इट मेक्स मी फील वो तो झेलना ही पड़ेगा, वो तो सत्य है. जैसे कश्मीर फाइल्स की अगर बात करें तो जब वो क्लाइमैक्स शूट हुआ था मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो ही गए थे. मतलब मुझे 2 मिनट के लिए वो सच और पर्दा, ये सिनेमा है, आर्ट है, कला है, वो सब मेरा गुल हो गया, वो सारा क्रैप. हाँ, नहीं, स्विच ऑफ आप नहीं कर पाओगे. इफ इट इज सो पर्सनल नहीं कर तो वो कैसे. जैसे ये गुलनार वाला जो सीन है, जब मैं देखती हूँ तो मैं नहीं कर पाती, मैं रो पड़ती हूँ जब वो देखती है ना. रुलाई तब आई उसमें, मतलब सबसे ज्यादा जब बच्ची को वो गेट में बंद करती है. हाँ. वो मेरे लिए कि एक छोटी बच्ची को एक माँ, मतलब उसकी कितनी मतलब पीड़ा रही होगी कि उसने. और कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें इमोशन ही नहीं है इस फिल्म में. बोले यार अंधे हो क्या तुम, कैसे ये बात कह सकते हो यार. और एक जगह ने कई जगह पे, और मेल है तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रोने. मैं नॉर्मली फिल्में देखता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ जहाँ उस तरह का है. और ये फिल्म कई बार मतलब वो आपको उस मोमेंट तक ले जाती है कि जो कैथारसिस की आप बात कर रहे हैं. तो यू हैव दैट मल्टीपल टाइम्स इन दैट मूवी. तो एक जो सिंबॉलिज्म की बात कर रही थी, चाहे आप मतलब बर्फ में ट्यूलिप हो या अपने घर में कैद मंदिर, वो मुझे लगता है कि भारत है और भारत में कश्मीर कैसे ट्रैप्ड है एक तरह से. उसका आप सिंबॉलिज्म ले लो, या फिर मरने के बाद भी कश्मीर की चिंता करती हुई आत्माएं आप दिखा रहे हैं. फिर जो है छोटे छोटे सिंबल हैं जो एक आपने जब स्टार्टिंग में जब चलता है तो उसमें वो डेंगी होती है और वो मछली का रूप ले लेती है. ठीक है, तो वो हमारे बाद में वो स्क्रीन पे आता है जो आपने कैनवस पे पेंट करते हुए दिखाया बहुत ही आर्टिस्टिकली. फिर घर के देवता को भोजन देना, बच्ची का धोखा देना, ये भी एक सिंबलिज्म है. बिकॉज उसकी कॉन्टिन्यूटी अभी तक हमें देखने को कहीं ना कहीं वो मिल रही है. तो ये क्या मतलब अभी भी लग रहा है कि वो जो 90 के दशक में जो था वो वर्तमान में भी हमें कहीं ना कहीं वो दिख ही रहा है. सॉल्यूशंस अभी तक नहीं आए. तो एक मतलब एक निर्देशक के तौर पे और एक लेखक के तौर पे इन बातों को वहाँ तक पुश करना कहानी के माध्यम से, ये एक होता है इनकॉन्शियस चुनाव कि हम सिंबॉलिज्म डालेंगे. कई बार वो फेल हो जाता है क्योंकि कहानी का अपना एक बहाव होना चाहिए. आप जब लिख रहे हो तो वो आते जाता है कहीं ना कहीं से. फोर्स करोगे तो फिर कविता नहीं होती है. वर्ड्सवर्थ का कहना है ना कि पोएट्री शुड बी एज नेचुरल एज लीव्स आर टू द ट्री. तो उसी तरह से कविता ही है. मतलब आप उस बहाव को देखो, कहानी भी एक तरह की कविता ही होती है. फ्लो के बारे में बोले तो इस सिंबलिज्म के बारे में थोड़ा विशेष चर्चा में चाहूँगा. कभी भी इस पूरी कहानी को बनाते वक्त हमने ये नहीं सोचा कि सिंबॉलिज्म को यूज करते हैं. जैसे आपने अभी जो कोट आपने कहा उसी के तरह ना वो एक कविता की तरह बनने लगा. जैसे आपने बहुत अच्छा कोरिलेशन बनाया जो आपके रिव्यू में भी हमने देखा था कि मंदिर घर के अंदर होना ये खुद ब खुद एक मेटाफर है कि एक घुटन है, एक आवाज है जिसको दबा दिया गया है. उसी को आपने बाद में रिलेट किया शैडोज. जो शैडोज का मतलब क्या हो जाता है, वो बात नहीं कर रहे हैं. जब बहुत लोगों ने इसके ऊपर भी संघर्ष था कि यार आप क्रीचर दिखा दो, आप भूत दिखा दो, हाँ ये दिखा दो, हॉन्ट कर रहे हैं उसको, आप उसके कुछ पैर दिखा दो, बड़े बड़े नाखून दिखा दो. बतौर एक निर्देशक मैं हॉरर में बिलीव करता हूँ, सुपरनैचुरल में भी बिलीव करता हूँ. मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं साइंस में इतना ही बिलीव करता हूँ. लेकिन एट द सेम टाइम मैं गोवा से आता हूँ और गोवा के उन प्रांतों से आता हूँ जो आज तक सिनेमा में आपने देखे नहीं हैं. जहाँ पे बीच नहीं होगा, शैक नहीं होगा, जहाँ के कल्चर्स रूटेड हैं 400-500 साल पुराने. वो मेरे बचपन का एक हिस्सा था. बढ़ते वक्त जैसे हम जब कंटारा देखते थे तो हमें ऐसा नहीं लगा था कि हमने कुछ बहुत नया देखा. पिक्चर बहुत बेहतरीन थी, लेकिन बतौर एक गोवन, गोवा का एक, हमारे गांव में भी ऐसा ही होता है. हाँ. हमारे गांव में भी ऐसा ही होता है और उसके आगे भी हमारे गांव में इससे 20 गुना बड़ा होता है. इससे 20 गुना भयंकर चीजें होती है. कल्ट आपको फोकलोर,
उसका महत्व, उसका माइथोलॉजी के साथ रिलेशनशिप, उस धरती की हिस्ट्री के साथ जो रिलेशनशिप होगा, जैसे अभी कश्मीर में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बिलीव करता था और कहीं ना कहीं वो बिलीफ ही मुझे बता रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब कोई व्यक्ति ये आके कहेगा कि आप ये शैडोज को, सिंबोलिज्म को मत यूज़ करो, ये क्या सिंबोलिज्म है, इसमें डर कहाँ से आएगा, इससे अच्छा उसको चुड़ैल बना दो, उसको उसके बड़े बड़े बिखरे बाल। तो मैं उनको कहता था कि आपको हॉरर समझ नहीं आता। कांति शाह वाला हॉरर एग्जैक्टली मैं लिटरली कहता था कि हॉरर का एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, जैसे इन्होंने पहले कहा कि आपका बेसिक फंडामेंटल ये आपको समझना पड़ेगा। हॉरर आपको डर कब लगता है? आपको डर तब लगता है जब मैं कहूँ इस रूम में एक भूत है पर आपको वो दिख नहीं रहा है, तब डर रहेगा। जैसे वो आपको भूत दिखेगा, उसकी आइडेंटिटी दिखेगी कि भाई वो ऐसी दिखती है, उसकी आंखें ऐसी दिखती है, आपका डर चला जाता है क्योंकि आपने तो देख लिया। फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ द अननोन इज द रियल थ्रेट, फियर ऑफ द अननोन इज द रियल स्केयर। नहीं, सामने फॉर्म में आ जाएगा तो हम जोड़ घटाव करने लगते हैं, इसको कन्फ्रंट हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं दिखेगा तो हम नहीं कर। और ऑन स्क्रीन तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे। आप ऑन स्क्रीन तो 100% आप यूज्ड हो जाओगे। आप पिछले 10 साल में मेरे पास बहुत एग्जांपल्स नहीं है इंडियन इंडस्ट्री में कि जहां पे सीरियस हॉरर, मैं कॉमेडी हॉरर की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जहां पे वो चला हो। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बतौर एक निर्देशक और क्रिएटर्स हमारी होनी चाहिए कि भाई किस बात से, अगर मैं खुद कन्विंस नहीं हूं तो मैं वो नहीं करूंगा। और आपका सवाल जो सिंबोलिज्म के बारे में था, ये सब चीजें ऑर्गेनिकली होने लगी। जैसे मंदिर का आपको मैं बता देता हूँ कि मंदिर का वो खुद में एक सीक्वेंस था। जो पहला ड्राफ्ट था मुझे याद है, वो कबर्ड को ही हमने बहुत ये बनाया उसके था। अंदर मंदिर उसके मंदिर अंदर था। उसके बाद जब से हम शूट पे पहुंचे, जैसे हमने लोकेशन देखा तो हमें रियलाइज हुआ उसके पीछे तो छोटी। और हम जब रेकी पे गए थे तो हमने पहलगाम में कुछ घर देखे थे कश्मीरी पंडितों के जो अबैंडन्ड थे, और वहाँ पे हम एक्चुअली मैं बताऊँ, हॉरर ना अपने आप नेचुरली आ जाता है क्योंकि वो जगहें इतनी हॉन्टिंग है। हम कुछ कश्मीरी पंडितों से भी मिले जो आज भी रह रहे हैं कश्मीर में। उनके घरों में आज भी उनकी खिड़कियां टूटी हुई हैं। आज भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है और इंडिया जीतती है तो लोग आके वहाँ पे भी पत्थर मारते हैं। तो ये अपने आप में, मुझे याद है हम लोगों ने जब रेकी में ये देखा था, हम वापस गाड़ी में बैठे और एक शब्द नहीं बोला हमने एक दूसरे से। और जब हम होटल गए और हम रूम में गए तो हम बैठ के रोए, क्योंकि आप और ये हम स्क्रिप्ट लिख चुके हैं 2 साल, उसके बाद हम गए हैं। आप लिखते हो तभी आप इमोशनल होते, पर आप जब जाके पहली बार देखते हो उसका अलग ही इमोशन है। तो जो हमने घर देखे वहाँ पे फिर हम अपने डीओपी और प्रोडक्शन डिज़ाइनर उनको हम लेके गए, आर्नल्ड फर्नांडिस और मोनिका बलसारा को, और हमने उनको दिखाया। और वहाँ पे भी मंदिर थे उन घरों में जो आपको दिखते हैं, जिनको ठोकुरकुट कहा जाता है। तो आपको दिखते हैं वो फोटोज़ और वगैरह दिखते हैं। वहाँ से ये आइडिया आया कि इसको एग्जैक्टली हमें एक मंदिर बनाना चाहिए प्रॉपर। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐड होती हैं, वो स्क्रिप्ट पे भी नहीं आप कर सकते। होती है उसका कोई रीजन वो ही नहीं अपने है। रास्ते, आपका ये बेस अपने करेक्ट रास्ते होता है। कहानी खुद ढूंढ लेती है अपने मोड़ की। चलो वहां से मोनिका ने, जैसे हम वापस आए, मोनिका ने मेरे साथ मीटिंग की। मोनिका कहने लगी कि मैं दे देती हूँ आपको। मैंने कहा कल हम शूट कर रहे हैं, हमारा मॉर्निंग 9 o'clock वी आर रोलिंग द कैमरा। लाइक वो मेरी जिम्मेदारी है, आप बस बता दो आपको चाहिए नहीं चाहिए। मैं कहा मुझे चाहिए। तो ये क्योंकि वो भी इतने प्रभावित हुए थे वहां जाके, उनको वहां लेके हमने वहां जाके उनको बोला कि ये हमारे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, आप ये सच में पीड़ा समझो कि यहाँ पे जो लोग ये घर छोड़ के गए हैं, आप देख सकते हो क्या उनकी भावनाएं रही होंगी। हम इनके लिए पिक्चर बना रहे हैं। और वो एक जेन्युइनली हमारा, जब ये बोल रहे हैं कि लोगों ने डाउट किया या फिल्म के बारे में प्रश्न उठते, मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं बोलेंगे। इन्होंने मेरे पास आके ये नहीं बोला कि यार तेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, फिल्म अच्छी नहीं निकली। तो ये बोलते थे हम कश्मीरी पंडितों को क्या मुंह दिखाएंगे, जिनको हम जानते हैं, हमारे दोस्त हैं, भाषा जी हैं जैसे, और भी हम लोग को जानते हैं। ये इनका ये हमारा वो कंसर्न था, तो वो एक अंदर से आता है। तो जब आपका फाउंडेशन करेक्ट है ना, तो फिर एवरीथिंग इज देन लाइक इन अनदर वे प्लेग्राउंड बन जाता है आपके लिए। ये भी सिंबोलिज्म आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी है। इतनी चीज़ें हैं, इतनी आपकी वर्ल्ड इतनी बड़ी है, इतनी डीप है कि फिर उसमें आपको फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब मतलब ऑटोमेटिकली। स्वयं महादेव का आना भी कितना मजेदार है। जैसे आप अभी उसी को आगे लेके जाता हूँ, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा अभी जो जिस रील की शिव शंकर शंभो के जो सबसे ज्यादा वायरल हो गया, साउंड जो ही चेंज होता है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था क्या डाले यहाँ पे।
बहुत देर तक, मैं रिलीज के पहले तक की बात कर रहा हूँ आपको, डेढ़ महीना पहले तक, अच्छा, कि वहां पे कुछ भी आप डालो तो मजा नहीं आ रहा था, फील नहीं, म्यूजिक डाल रहे हो या आप कुछ कोई चांट डाल रहे हो, कुछ डाल रहे हो, बैठ ही नहीं रहा है। और मुझे हमें नहीं याद पता है था क्या डालें। मुझे याद है मेरे एडिटर साहब ने कहा कि आरआरआर में जैसा फील होना। मैंने कहा नहीं, आरआरआर का फील नहीं है ये। नहीं। तो क्या हो जाता है जब आपको आंसर नहीं मिलता ना, लोग आंसर ढूंढने लगते हैं और वो ज्यादा खौफनाक हो जाता है, फोर्स फिट करने लगते हैं कि नहीं यहाँ पे तो आरआरआर जैसा एंट्री होगा, कोई श्लोक ऐसे डाल दिया तो ऐसे थोड़ा टीवी सीरियल जैसा फील लगने लगता है। मैंने बोला ये नहीं है, ये सरियलनेस है, इसमें साइलेंस है, इसमें ऐसी कुछ चीजें। मैंने बोला क्या है? तो क्लिंटन का मुझे फोन आया कि आप आ जाओ अभी के अभी, इसी वक्त आ जाओ। हम चले गए वहाँ पे और उन्होंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई रिएक्ट मत करना, पहले ठीक से सुन लो उसके बाद, क्योंकि वो बहुत बार मैं रिजेक्ट करता हूँ, तो बहुत बार कर चुके थे रिजेक्ट 10 बार, क्या कर रहा है उनको भी। तो उन्होंने वो चला दिया जो आप फाइनल फिल्म में देख रहे हो। और मैंने कहा यार मैं मतलब बस यही चाहिए था। मैंने कहा ये कहाँ से आया? अभी आप लीला देखो इस सब चीज़ों की। उनकी टीम में एक कश्मीरी पंडित था, लड़का था जिसका नाम था सक्षमधर, यंग बॉय, वेरी न्यू गाय, मतलब अभी उनके साथ काम कर करके सीख भी रहा है, बहुत अच्छा रबाब वगैरह, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्लेयर भी है, टैलेंटेड है। जब उन्होंने सीन देखा, उनकी टीम में क्या होता था कि एक टीम मेंबर को वो एक क्यू दे देते थे, चलो आप इस पे काम करो, तो सक्षम के पास वो क्यू नहीं पहुंचा था, सक्षम कोई और क्यू देखते थे। तो अचानक से इनको रियलाइज़ हुआ कि यार सक्षम तो कश्मीर से है, ये यहाँ पे हम अटक रहे हैं, सक्षम को एक बार दिखा देते हैं। सक्षम पहली बार देखता है और सक्षम कहता है यहाँ पे शिव शंकर बचेगा। अच्छा, अभी ये सक्षम कौन लेके आ गया? देयर आर 1000 पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस नॉट हैपनिंग, ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ इट हैपनिंग। और वो हमारे साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है ना, वो एक इतने यूनिवर्सेस है, उसमें से सिर्फ एक में हो सकता है। बट मुझे ये सुपरस्टिशियसली कहो, कुछ भी कहो, मुझे लगता है वो हमारे मन में वो इच्छा थी कि उसके लिए 100 वाला चीज आना ही चाहिए, उसकी वजह से कहीं ने भगवान ने आके बोला ले ले। नहीं, वो आप माध्यम बन जाते हो, इस तरह का कोई एक मतलब कैलकुलेशन नहीं है, वो पॉजिटिव टाइप का कुछ चीज करते हो ना, तो वो परिस्थितियां जो अपने आप उत्पन्न होती हैं और आप एक ग्लास बन जाते हो, फिर उसमें जो है द्रव जो है वो गिरता है, आप फॉर्म वो ले लेते हो। तो ये फिल्म जो है लंबे समय से बन रही थी, कश्मीर फाइल्स के आने से पहले से ये लिख रहे थे, लेकिन कश्मीर फाइल्स आती है और उसको एक ट्रमेंडस सक्सेस मिलती है, और वो ट्रमेंडस के साथ अनएक्सपेक्टेड भी था। अनएक्सपेक्टेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना तो डायरेक्टर को उस तरह की सफलता पहले मिली थी, एक्टर भी मतलब कोई सुपरस्टार उसमें, अनुपम खेर बहुत बढ़िया एक्टर हैं, परंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जिस फिल्म में जाएंगे वो 300 करोड़ और 500 करोड़ बना लेंगे। आर्ट के लिए 100% डेडिकेशन है उनका, ये सारा कुछ जो है। लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि संभवतः बहुत सारे लोगों को एक बल मिला कि हम इस तरह की फिल्म बना सकते हैं और ऐसी फिल्म जो है वो चल सकती है, ऐसी फिल्मों की भी डिमांड है। अब क्या होता है, जब एक सक्सेस हो जाता है तब फिर क्या आपके लेखन निर्देशन में इस तरह की बाहरी घटना का, जिसका आपकी फिल्म से वैसे कोई लेना देना नहीं है, केवल आपका टॉपिक सेम है जो उनका है, आप बिल्कुल दूसरा ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये बिल्कुल दूसरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ता है एक लेखक पे, एक निर्देशक पे? जी, मैं वही बोलूँगा, जैसे वो फर्स्ट पॉइंट था कि और एक मिनट, उस वक्त तक आपकी फिल्म कहाँ तक पहुंची थी? हमारा लेखन पहला, मतलब हमारे काफी फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं, हमारा ऑलमोस्ट 6-7 ड्राफ्ट, हम एक्टर्स को सुना पा रहे थे, हम कास्टिंग कर रहे थे, नरेशन आप दे रहे थे, तो वो ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका था। मैं वही बोलूंगा कि जितनी आपकी स्टोरी पर्सनल है ना, उतना आपको कॉन्फिडेंस है कि कोई और फिल्म अगर सेम सब्जेक्ट पे आती भी है, तो मैं बचपन में हमेशा याद रखता हूँ कि 3 भगत सिंह आई थी, मुझे याद है, मैं छोटा था तब। लेजेंड ऑफ भगत 5 आई थी, 5 आई थी, तो आपको ज्यादा आइडिया, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। भगत सिंह था, पर मुझे याद है अजय देवगन, हाँ। तो मेरा तब से ये बिल्कुल विश्वास रहा है हम दोनों का कि अगर आप फिल्म करेक्ट बना रहे हो ना, आप जब फिल्म बनाओगे तो पर्सनली बना रहे हो, वो पर्सनैलिटी कोई और फिल्म में आ ही नहीं सकती। सेम सब्जेक्ट पे बन सकती है, जैसे कश्मीर फाइल्स बनी है, बारामूला बनी है, बट वो इतनी पोल्स अपार्ट है क्योंकि हमने उसको बिल्कुल अपने तरीके से बनाया है। तो जब ऐसी बाहरी घटनाएं होती है, हाँ, अगर आपकी फिल्म एक सतह लेवल पे है, उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर रही है, तो शायद लोग डर जाते हैं, आजू बाजू से भी सुनते कि अरे ये फिल्म आ गई। अब कुछ लोग उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि ये चल गई तो हमारी भी चल जाएगी, फॉर्मेट चल जाएगा।
पर आई थिंक हम बिल्कुल भी इससे प्रभावित नहीं हुए थे कि इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम खुश थे कि कश्मीरी सक्सेसफुल हुई, हम बिल्कुल खुश थे कि सक्सेसफुल हुई है, कश्मीरी पंडितों के बारे में किसी ने फिल्म बनाई है और सच बिल्कुल दिखाया है उसमें, तो उससे हम प्रभावित हुए थे एंड वी वर हैप्पी। और हमारा अभी भी उस वक्त हमने सोचा था कि 1-1.5 साल का प्रोसेस बाकी है, हमें ये नहीं पता था और 3.5 साल लग जाएंगे, पर हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि हम जो फिल्म बना रहे हैं वो अलग बना रहे हैं और एक सब्जेक्ट पे ही अलग अलग टाइप की फिल्में बनना बहुत जरूरी है। जैसे हॉलोकॉस्ट है फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड वॉर 2 है, कितनी फिल्में बनती हैं और बहुत अच्छी बनती है और हर कुछ साल में अलग और अगर एक शिंडलर्स लिस्ट बनी है तो अब बॉय इन स्ट्राइट पजामास भी बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हंटर्स आई थी, अल पचिनो वाली, अब वो देखिए कितना अलग जॉनर है, अलग ट्रीटमेंट। अब उसमें ये है कि अब हम एक एक को हंट करेंगे। तो इंग्लोरियस है, इंग्लोरियस बास्टर्ड्स है, इतनी फिक्शनलाइज्ड है, सोफीज चॉइस। तो ये अगर वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। हमारा क्या, हम भेड़ चाल में जितना चलते हैं ना, तो हम अचानक से डर जाते हैं लोग कि यार एक फिल्म ये ऑलरेडी आ गई, अब हम कैसे बनाएं। पर ये नहीं, अगर आपके आइडिया पे आपको पूरा भरोसा है ना। हाँ, एक सीन था मुझे याद है, जो शायद एक इंसिडेंट था जो हमने इसमें डाला था, जो वेरी सिमिलर था टू वन इंसिडेंट इन कश्मीर फाइल्स, जो रियल लाइफ से ही ड्रॉ किया था हमने। ब्लड राइस वाला जो था, जो उनको जो रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था कि उनको ब्लड सोक्ड राइस खिलाया गया था। और जगह पे हुआ, मरी जहाँ पे मैसेकर हुआ है उधर, हाँ, बंगाल वाले में, उसमें भी सिमिलर है। तो हमने उसका भी एक हॉरर ट्रीटमेंट किया था एक सीन का, तो वो अलग ट्रीटमेंट था। बट क्योंकि हमें लगा था इतनी पास आ रही है फिल्म, हमें लगा कि किसी को लगेगा कि हमने कश्मीर फाइल्स देख के रिपीट किया है, इसलिए सिर्फ हमने वो सीन हटा दिया था। बट उसकी ट्रीटमेंट भी हॉरर थी, वो किसी और के साथ हो रहा था ऐसा। तो ये छोटी चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है, बट ओवरऑल आई थिंक हम एज राइटर्स हम बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है। जब हमारी स्क्रिप्ट, जैसे आपने कहा, स्पाइरल बाउंड हो जाती है, तब हम वो स्पाइरल बाउंड तभी कराते हैं जब हमें पूरा विश्वास है, फिर हम मुड़ के नहीं देखते बिल्कुल भी। जैसे दोनों फिल्म मेकिंग, मैंने बोला ना, एक एकदम इन द फेस है कि घाव है, हम घाव दिखा देंगे, हम उसको टेप नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। परंतु मुझे लगता है कि यू नीड इवन दैट काइंड ऑफ अ मूवी, कम से कम इस्टेब्लिश तो हो जाए ये फैक्ट कि भाई ये हुआ है, और तुम्हें जो पलायन कह के बताया जा रहा है वो पलायन नहीं है, वो कुछ और है। और फिर हाँ, मतलब आप सोचो कितना छोटा सा शब्द है पलायन। तो या तो बाढ़ पीड़ित होते हैं, हाँ, होता है, या अगर पलायन मैंने किया है बिहार से शिक्षा की तलाश के लिए या रोजगार के लिए, हाँ, ये पलायन नहीं है। या कोई प्राकृतिक आपदा हुई हो तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बारामूला एकदम दूसरा मार्ग लेती है कि भाई हम इसको पट्टियों में जो है वो हम नहीं छुपाएंगे, हम इन द फेस भी नहीं होंगे, और फिर भी हम ये दो वर्ल्ड्स को जोड़ करके वो चलेंगे। एक चीज़ मैं आपसे साउंड डिज़ाइन पे आप बोल रहे थे, तो उस पर मैं पूछना चाहूँगा। इसमें हमने देखा कि नॉर्मली क्या होता है कि साउंड का एक ट्रैक होता है ना, उठेगा वो डिप करेगा, आप में बीच में कट जाता है। कई सीन्स में मैंने देखा कि वो सडन धम 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 चल रहा है, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। ये कॉन्शियस चॉइस थी साउंड डिज़ाइनर का, ये था या आपका? ये नहीं, मैं बतौर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में मैंने इंजीनियरिंग की है। तो मैंने 3 शॉर्ट फिल्म्स पहले की थी, जिसमें पहली फिल्म जो मैंने की थी आबा एकता है ना मराठी, जिसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था मुझे, वो साउंड फिल्म थी। क्योंकि एकता है ना, मतलब इट्स अ स्टोरी अबाउट अ ग्रैंडफादर जो बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं साउंड के साथ। वो पहली शॉर्ट फिल्म बनी थी इंडिया में जो डॉल्बी एटमॉस में मिक्स की गई थी। तो बतौर एक निर्देशक मैं बहुत ही साउंड के बारे में क्रिटिकल कॉन्शियस, मतलब बहुत, मैं एक दिक्कत बन जाता हूँ साउंड डिजाइनर और मिक्सर के लिए भी एक तौर पे, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये कैसे किया, उनको लगता होगा उसके क्रिएटिव एरिया में आप जो है वो, हाँ, बट आई थिंक हमारे साथ वो दिक्कत नहीं आई थी जो हमारे साउंड मिक्सर है उनको, बिकॉज रिलेशनशिप था एक, तो उनको पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस नज़रिए से मैं कह रहा हूँ, तो एक विश्वास होता है, तो हमारे में वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बन जाती थी। बट इस पर्टिकुलर जॉनर को लेके, बारामुल्ला को लेके, मेरा एक ही मानना था कि आप जितना शाउट करोगे ना ज़्यादा साउंड में, उतना आपको मूवी में धैर्यता कम होती जाएगी, ठहराव जो होता है वो कम होता जाएगा। और ऐसी कहानियों में स्पेशली जिसमें ड्रेड है, वहाँ पे साइलेंस बहुत क्रिटिकल बन जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा आप अगर साइलेंट कर दोगे तो वो आर्ट फिल्म बन जाएगी, तो बहुत बोरिंग बन जाएगी। लेकिन आप अगर देखो कि इवन ये भी एक कॉन्शियस कॉल था कि जब
वो ढूंढने जा रही है, दीवार खोल रही है, आप अगर वहाँ का बीजीएम और साउंड देखो बहुत हैवी है कि एड्रेनलिन रश है, अर्जेंसी है, धम 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 है, आप ढूंढ रहे हो क्या होगा क्या होगा। जैसे दरवाजा खुलता है वहाँ पर सब शांत हो जाता है। जब शिवशंकर आ जाता है, वो भी शिवशंकर बहुत ही सरियल म्यूजिक है, इट इज़ नॉट ऑन द फेस बड़ा शाउटिंग और ऐसा नहीं है, वो एक धैर्यता है उसमें, एक ठहराव है उसमें क्या हो जाता है ना, ऑडियंस को खुद के इंटरप्रिटेशन के लिए जगह मिलती है। क्योंकि ऑडियंस खुद, जैसे हमें लगता है कि विजुअल का ही इंटरप्रिटेशन होता है, ऐसी बात नहीं है। हम ऑडियो विजुअल मीडियम कर रहे हैं, उसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है, उसमें भी ऑडियंस को जगह देने की जरूरत होती है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा समझो। तो क्या हो जाता है, वो और चीजें निकालते हैं। जितना मैं आपको देना चाहता हूँ वो 70 है लेट्स से, आप उनमें अपना 30 डाल देते हो और बन जाता है 100। वो इसीलिए वो कॉन्शियस डिसीजन ओवरऑल फिल्म में था कि हम डिजाइन को इतना पुश नहीं करेंगे कि आपको जंपस्केयर्स दिखते रहे, हर जगह पे आप जा रहे हो तो 50 आवाजें आ रही हैं अननेसेसरीली। और क्योंकि क्या होता है ना, बाद में वो फोर्स्ड लगता है और प्रेडिक्टेबल भी लगता है। आप एक रूम में चले जा रहे हो, आपको 4 आवाजें आ रही है, तो मेरे को लग रहा है अच्छा ठीक है यहाँ पे कोई तो है, लेकिन मुझे दिख तो नहीं रहा है। तो और ये साउंड्स, मुझे हमेशा ये भी लगता है साउंड सबकॉन्शियस में होते हैं। हम फुटस्टेप्स, हमारे फुटस्टेप्स का आवाज आता है। कई बार ये होता है हॉरर फिल्मों में, फुटस्टेप्स डाल दो, ठाक, क्यों डालो? क्योंकि उसका तो आवाज आने वाला है। मेरा क्वेश्चन हमेशा होता है, अभी मैं आ गया, आपको मेरी आवाज सुनाई दी फुटस्टेप्स की? नहीं, हमारा दिमाग स्विच ऑफ रहता है, अनवांटेड साउंड है वो, इट इज एन अनवांटेड साउंड। तो ये अभिषेक और सृजन, ये जो 2 बहुत ही टैलेंटेड साउंड डिजाइनर्स हैं हमारे, वो सेम थियरी में बिलीव करने वाले लोग थे और हैं, जिसके वजह से जब मैंने कहा कि हम हॉरर फिल्म बना रहे हैं लेकिन उसमें ड्रेड है, लेकिन हम कुछ वेस्ट के हिसाब से बनाएंगे। जैसे वेस्ट में, ये बहुत वेस्ट में रिच कल्चर है कि वो 50 चीजें नहीं डालते। आप डनकर का साउंड डिजाइन देख लो, पहले 10 मिनट सब चीजें हो रही है, लेकिन साउंड डिजाइन आप देखोगे तो बहुत सटल है। तो वो सटलिटी, इस ऐसी कहानी को तो ज्यादा जरूरत थी। मैं 370 इज अ डिफरेंट फिल्म, बट आई थिंक बारामुल्ला में वो कॉन्शियस डिसीजन था पहले से, और उसमें डिजाइनर्स, मिक्सर्स, बुलोय कुमार डुलोई जो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट साउंड मिक्सर्स इन दिस कंट्री। और जो आप कॉन्शियस चॉइस की बात कर रहे हैं ना, वो हमने 10-12 दिन साउंड डिज़ाइनर, हमारे एडिटर भी थे वहाँ पे, साउंड मिक्सर, हम लोग बैठ के एक शॉट में कहाँ पे म्यूज़िक स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ये सारा विद द साउंड मिक्सर 10-12 दिन बैठ के। जो नॉर्मल ऑडियंस है वो साउंड मिक्स नहीं समझते क्या होता है, उनको लगता है कि साउंड बस साउंड डिज़ाइनर ने डाल दिया और म्यूज़िक डाल दिया, बट साउंड मिक्स एक आपकी फिल्म को यहाँ से यहाँ ले जा सकता है या यहाँ भी ले जा सकता है, यहाँ भी ले जा सकता है। उसकी अपनी कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस कहानी का मजा, जो आयरनी है, थोड़ा सा मैं कहूँगा दुर्भाग्य भी है, बट वो ऐसे ही है, जब काम बहुत अच्छा होगा साउंड का, तब आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। आप कभी नहीं कहोगे पिक्चर देखने के बाद अच्छा बढ़िया साउंड किया, लेकिन गंदा होगा, अगर बहुत वाहियात होगा तो आप कहोगे कि साउंड बहुत बदतर था। तो ये उस फील्ड की ही एक रियलिटी है। ये कुछ उसी तरह है ना कि कई जगह विजुअल्स हैं, संवाद नहीं है, एब्सेंट रहता है, बट स्टिल आप जानते हैं। और संवाद को जो है भरता कौन है, जैसे इंटरस्टेलर का आप देख लो, वो पूरा डॉकिंग सीन जो है खाली म्यूजिक है, उसमें केवल म्यूजिक है, और बहुत मतलब है तो ग्रैंड, मतलब जिस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, बट वो साउंड बहुत सॉफ्ट टाइप का है। उसी तरह जो मंदिर वाला आप बोल रहे हो, वो लगता है ट्रांजिशन है जी। वो फिल्म मतलब वो ऐसे कभी नहीं लगता है कि अब यहाँ खत्म हुआ है, नया कुछ आरंभ हुआ है, बहुत स्मूथली वो बस घुल जाता है। और ये बात मैं और आपको उसी बात का बताता हूँ, एक क्रेडिट टू बुलॉय, क्रेडिट टू अभिषेक सृजन, एंड ऑल्सो क्रेडिट टू क्लिंटन एंड बियांका, शोर पुलिस टीम, जो म्यूजिक जिन्होंने किया है। आप देखो, इसकी खुद की एक लैंग्वेज है। जब शिवशंकर शंभू बचता है, उसके बाद आप देखो कहाँ पे वापस वो बचता है, उसकी छवि उसने कहाँ पे दिखाई है। ये खुद ब खुद एक, आप अगर उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे पूरे डायलॉग्स को म्यूट करके, साउंड और म्यूजिक का जो एक मिलन है, वो एक जो शादी है, मैं कहूँगा, उसकी जो एक, जिस तरीके से वो कहाँ आता है, कब आता है, कितना आता है, कैसे वो Q&A है। जैसे वी ऑलवेज बिलीव इन व्हाट हांस जिमर यूज्ड टू से, म्यूजिक इज अ डायलॉग। और मजे की बात आपको बोलूं तो एरन सॉर्किन्स कहते हैं राइटिंग में कि डायलॉग इज अ म्यूजिक। ये कैसे 2 बड़े लेजेंड्स एक दूसरे को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
तो ये बात शोर पुलिस ने और साउंड टीम ने इतनी बेहतरीन की है। आप अगर वापस जाके मूवी देखो तो आपको समझ में आएगा, एक एक जो आवाज बज रहा है, एक एक नोट जो म्यूजिक की बज रही है। जैसे उन्होंने एक म्यूजिक ट्रैक बनाया था फादर और डॉटर रिलेशनशिप के लिए, वो क्लाइमैक्स में किस वक्त बचता है, कहाँ पे वो वापस आ जाता है, ये लैंग्वेज होती है। और अक्सर फिल्में वो नहीं फॉलो करती, इतना डीप नहीं फॉलो किया जाता, क्योंकि एक सिंपल अरे यार ऑडियंस को समझ नहीं आएगा। ऑडियंस को समझाने के लिए नहीं कर रहे हो आप। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि ऑडियंस आके बोले अच्छा वहां पे उसने थीम म्यूजिक वापस इस मिनट पे वापस आ गया। वो सबकॉन्शियसली प्ले कर रहा है। वो जब हम क्रिटिकल अप्रिशिएशन करेंगे तब मैं एज ए रिव्यूअर उसको बोलूंगा, लेकिन जनरल ऑडियंस के साथ वो उनके साथ भी इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है, वो सबकॉन्शियस में है, उनको अच्छा लग रहा है। कि आपको एक प्लेट दे दिया भोजन का, तो फूड क्रिटिक जो होगा वो बोलेगा अच्छा इसमें जो है थोड़ा सा हल्दी का ज़्यादा है, और नॉर्मल आदमी कंज्यूम करेगा बोलेगा बहुत बढ़िया है। क्योंकि एवरीथिंग इज मिक्सिंग वेल, वो सारा कुछ चल रहा है। भाषा जी, आपकी माता जी कवित्री हैं, उपन्यासकार है, मेरे पिता कवि हैं। अच्छा, पिता कवि हैं। कश्मीर पे एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है दर्दपुर, अच्छा, काफ़ी चर्चित उपन्यास है, उसकी रचयिता है मेरी माँ। अच्छा जी। और बाकी कश्मीर के, और ये सारा क्या उन्होंने एग्जाइल में लिखा या पहले जहाँ पे थी वो लिखा करती ही थी? नहीं, वो हाँ वहाँ पे उन्होंने कविता वगैरह लिखना शुरू किया होगा, लेकिन एग्जाइल में उन्होंने, इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, हम जब दिल्ली में रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे, मेरी माता ने डायरी लेखन किया। डायरी लेखन एक विधा है जो बहुत ही कम है, अब तो गायब हो गए, ब्लॉग में कन्वर्ट हो गए, फिर अब गायब हो गए। हाँ, तो उन्होंने डायरी लिखी थी, उसका नाम है समय के बाद। वो राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा आपके घर में बहुत राष्ट्रपति पुरस्कार हो गया होगा। लेकिन आपको एक और बात बताऊंगी, जब वो राष्ट्रपति पुरस्कार लेने जा रही थी, और ये मेरे को बहुत इमोशनल बात लगती है हमेशा, पता नहीं बोलनी चाहिए भी कि नहीं, तो जब वो राष्ट्रपति भवन जा रही थी पुरस्कार लेने, तो उनकी जो साड़ी थी ना, वो उसकी प्लेट बड़ी अजीब थी। फिर मैंने कहा मम्मी कैसे प्लेटिंग की है आपने, तो वो साड़ी एक्चुअली फटी थी, जिसको छुपाने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा प्लेट की थी। तो उन्होंने, मैंने मम्मी को कहा मम्मी ऐसे कैसे जा रही, तो मम्मी ने कहा यही तो हमारा सच है, यही लिखा है, यही पहनेंगे, यही ओढ़ेंगे। वो मेरे दिल में बस गया। और वो हरी साड़ी, उसका शेड, उसका, मैं अभी भी उसका फैब्रिक समझ, मुझे, मैं अब ये बोल दिया, अब बस मैं फंस गई, नहीं बोलना चाहिए था। मैं बहुत देर तक सामान्य नहीं रह पाती हूँ इन बातों के बाद। सो कमिंग बैक टू दिस, मतलब मैंने जैसे आपको अभी पहले भी कहा था, साहित्य की शरण ली है, कला की शरण ली, विद्या की शरण ली, इसलिए हम बच पाए हैं और इन चीज़ों से उभर के पुनः इन्हीं चीज़ों में लौट कर अपने ही सत्य को जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सोचना चाह रहा था कि क्योंकि आर्ट में जगह बना पाना भारत के संदर्भ में बहुत संघर्ष का है। आप डॉक्टर बन जाओ, आप जर्नलिस्ट बन जाओ, 50 तरह के काम कर सकते हो जिसमें श्योरिटी है। रंगमंच तो और भी, रंगमंच इतना इन्फेस्टेड रहा है, मतलब भारत विरोधी विचारधारा से, उसमें आना। मैं अभी इन लोगों को, अभी हम लोग NSD से ही होके आ रहे थे, तो आई वाज जस्ट टेलिंग देम कि किस तरह की विचारधाराएं एक विधा को पूरी तरह से मतलब हाईजैक कर लेती हैं। तो उस तरह की विधा में होना आना, मतलब मुझे लगता है कि आज मैं आप सबके सामने हूँ इतनी अच्छी फिल्म तो का ये हिस्सा बनके। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, ये कॉन्शियस चॉइस थी आपकी कि मुझे अभिनय में ही जाना है, रंगमंच में ही जाना है? हाँ, शुरू से ही कि ये करना है मुझे? क्योंकि मुझे लगता है साहित्यिक बैकग्राउंड जो था ना, घर में इस तरह का माहौल था, इस कारण से। एक डायरेक्टर का लेखन में स्वयं इन्वॉल्व होना, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? मुझे लगता है कि अभी मैं खुद के लिए बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो दो ही फिल्में, आई एम जस्ट 2 फिल्म ओल्ड, मैं भी इस शुरुआत नहीं, लेखन को आप एंजॉय करते हो? मुझे लगता है मेरे कैरेक्टर के हिसाब से मैं नहीं कर पाऊंगा कभी किसी दूसरे राइटर ने पूरा का पूरा अगर लिखा है और अगर मैं खुद निर्देशक जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखिए, मैं एक निर्देशक ना शुरुआत से लेके एंड तक के बारे में सोच पाता है। वो तो पूरा हाँ जी चुका होता है, मतलब कि अच्छा इस विषय को, क्योंकि मेरी चाह पहले हमेशा होती है कि ये पहले हुआ या नहीं। 99% वहीं पे ना हो जाता है। अभी भी मुझे इतने स्क्रिप्ट्स आते हैं, 370 के बाद इतने स्क्रिप्ट्स ये पहले हुआ है कि नहीं? हाँ, मतलब क्या ये किसी को देख के वॉनबी फिल्म है क्या? कोई कॉमेडी हॉरर चली है इसलिए आपने सोचा और एक मैं कॉमेडी हॉरर लिख दूं, या कहीं कंटारा चली है तो चलो मैं फॉर्मूला। आधी से नहीं बोल रहा हूँ मैं, 99% स्क्रिप्ट्स वहीं पे, मतलब मुझे समझ आता है कि पेज नंबर 20 पे मेरे को पता है क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है, और इंटेंट भी समझ आता है। जैसे हमारा इंटेंट हम कहते हैं वापस हम वही इंटेंट बाकी
हम ओपन है, वी ऑलवेज ओपन फॉर न्यू स्क्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग, बट वो इंटेंट आपको जब समझ आता है कि चलो इसमें ऐसा नहीं कि मैं मेरी कहानी बताना चाहता हूँ और वो नए तरीके से बताना चाहता हूँ, तो ये बात बहुत एक मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, मतलब वैयक्तिक रूप से मैं मेरी बात कर रहा हूँ अभी, कि बतौर निर्देशक मैं नहीं इमेजिन कर पाता। 370 के वक्त मैंने वो फिल्म शुरुआत में जब ये डिस्कशन चालू हो गया कि इसके ऊपर ये रिसर्च है, क्या हमें करना चाहिए, क्या मैं निर्देशक के रूप में करूँ, मेरा एक ही इंटेंट था, क्योंकि कोई पॉलिटिकल थ्रिलर नहीं बना रहा है। तो पहला तो टिक मार्क हो गया। क्या ये पहले किया जा चुका है? नहीं, बिकॉज कोई पॉलिटिकल थ्रिलर बनाता ही नहीं है। हार्डकोर पॉलिटिकल, जहां पे आप ये नहीं बोलने वाले हो कि पॉलिटिक्स को अवॉइड किया जाएगा और आप कुछ एक्शन ही दिखा दोगे, जिसमें लेजिस्लेशन दिखेगा, लॉ दिखेगा, आपका क्या क्लॉज है, संसद का सीन है, क्लाइमैक्स है आपका संसद, बड़ा क्लाइमैक्स। मैं आज भी मानता हूँ 370 का क्लाइमैक्स संसद, मतलब क्लाइमैक्स संसद ही है, एक्शन तो फिलर है, एक्शन स्टेक्स रेज करता है, लेकिन एक्चुअल जो चीज जहां पे आपको फाइनल कंक्लूजन मिलेगा वो तो वहां पे है, जहां पे होम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वहां पे तो सब एक्चुअल में घट रहा है। तो ये बात वहां थी। बारामुल्ला में मैंने जब आदित्य धर जी से कहा कि मैं वो कॉन्जरिंग नहीं बनाना चाहता, क्या मैं दूसरा कुछ बना सकता हूँ, तो मैं जाके दिमाग चलाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं तो बना सकता हूँ। जब वहां से मुझे आदित्य धर जी ने कहा कि फ्रीडम है, अब करो और बता दो क्या है, उसके बाद वहां पे पता चला कि अच्छा हमारा ड्रीम ही कुछ और है। हम इस फिल्म को कभी भी हॉरर फिल्म नहीं कह रहे थे, पूरी दुनिया भी बाद में समझ आ गई, लेकिन हम पहले से बता रहे थे कि हॉरर फिल्म नहीं है, यहाँ पे जंप स्केयर हम नहीं बनाना चाहते, क्योंकि पहले किया जा चुका है, नहीं किया जा चुका, वापस टिक मार्क हुआ। तो ये जो टिक मार्क है ना पहला वाला, वो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। अगर कोई ऐसा एक्चुअल जेन्युइनली हमारे तरह हमारी सोच वाला, हमारी जैसे विचारधारा वाला जो राइटर होगा, वो अगर आ गया तो ऑब्वियसली द डोर्स आर ओपन। मैं अगर बतौर लेखक बोलूं तो मुझे ये बहुत ही रीअश्योरिंग लगता है जब मेरे डायरेक्टर मेरे को राइटर हैं, क्योंकि अगर आप स्टोरी को इनसाइड आउट नहीं जानते हैं, और वो इनसाइड आउट आप तभी जान सकते हो जब आपने कुछ उसमें आपने लिखाई की है, सच में लिखाई की है। जब तक वो नहीं जानते हैं वो एक्टर को कितना बता पा रहे हैं, वो मैं रीअश्योरिंग नहीं फील करूँगा। तो मुझे तो ये बहुत ही रीअश्योरिंग लगता है कि मेरे डायरेक्टर, एंड आई थिंक ही इज़ ऑल्सो अ राइटर बिफोर बीइंग अ डायरेक्टर, उनका जो जेनेसिस होता है कि मुझे ये फिल्म करनी है, जैसे वो खुद बोल रहे हैं, मैं भी स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ, जैसे मैंने बताया मैं एसोसिएट क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं अपनी कंपनी के लिए स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ, ग्रीन लाइट करता हूँ। प्रॉब्लम ये भी नहीं है, जो आपने राइटर की भी पहले बात की थी, मैं ये बोलूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत अच्छे राइटर्स हैं, ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने 3 साल रूल करती है, वो हमें दिख जाता है जिस तरह की फिल्में देख रहे हैं। मैंने 3 साल में शायद मुश्किल से 3 स्क्रिप्ट्स ग्रीन लाइट की होंगी, और मैंने शायद 150-200 रिजेक्ट की होंगी, और एक उसमें से मैं बताऊँ, एक स्क्रिप्ट खुद भाषा जी की भी है जो इन्होंने लिखी है इनके पति सुनील जी के साथ। तो ये एक डायरेक्टर का राइटिंग में जुड़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, आप कुछ बढ़िया बनाना चाहते हैं। नहीं तो वो छपाई जिसको हम कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में कि ये स्क्रिप्ट है, ये आप आके डायरेक्ट कर लो, आपको इतने ये एक्टर है, इतने प्रोसेस है, वो एक प्रोजेक्ट है, फिर वो एक प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, और वो खत्म हो गया जिस दिन आपका काम, आप छोड़ के चले गए। अच्छी निकली तो बढ़िया, नहीं निकली तो मैं अगला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो छपाई होती रहेगी। अगर आपको अच्छी फिल्म बनानी है, जो मुझे बनानी है, तो मुझे एक इनके जैसा ही डायरेक्टर के साथ काम करना है, जो राइटर भी हैं और राइटिंग को समझते हैं। मैं आई जस्ट वांट टू ऐड टू दैट, जैसे टैरेंटिनो कहते हैं ना कि मेक दैट फिल्म व्हिच द वर्ल्ड हैज नॉट सीन बिकॉज यू हैव नॉट मेड इट येट। करेक्ट। तो वही बनाओ जिसमें आपका आत्मा, आपका कन्विक्शन हो, आपका सत्य हो। और कई बार इस सोच को हमारे इंडस्ट्री में गलत वे से इंटरप्रेट करने की और जज करने की भी आदत है कि वो सोचते हैं कि ये मतलब कमर्शियल फिल्म नहीं बना, कि ये बोल रहे हैं ना अभी, ये कमर्शियल फिल्म की बात नहीं है, ये कुछ और बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ये कमर्शियल की ही बात है, लेकिन आपके जो एग्जाम्पल्स हैं अभी तक के जो नहीं चले हैं, वो बतौर राइटिंग के गलत राइटिंग था, इसलिए नहीं चले। नहीं, वो सब रेफरेंस मांगते हैं हाँ। कि ये कौन सी फिल्म है, तो आपको बताना पड़ता है दिस मीट्स दैट, ये इंटरस्टेलर मीट्स इंसेप्शन मीट्स दिस, ऐसा करके बताओ तो ही लोग समझेंगे। दिमाग फट जाता है जब ये सुनता हूँ कि मतलब ये कई लोग आते हैं कहते हैं लव स्टोरी है, लेकिन ये ना DDLJ मीट्स जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से क्या है कि आप राइटर हो, आपको इस बात से घिन आनी चाहिए कि मैं ऐसी बात, मेरी स्क्रिप्ट के बारे में मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन आप में वो सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही नहीं दे रहे हो, आप खुद की राइटिंग को।
तो आप आके ही बता रहे हो मुझे कि दो चीजों का मिसलन। हाँ, कुछ आपने राइटर्स mention आके किया। बोलते हैं मैंने सेकंड स्क्रीन कंटेंट लिखा है। वो क्या होता है? हाँ, ये तो एक नई सेकंड बात स्क्रीन है। कंटेंट वो होता है कि जो लोग खाना खाते वक्त ये कुछ काम करते वक्त आप बैकग्राउंड में swipe चल करते रहा करते है, देख सकते हो। आप फोन पे स्वाइप करते करते वो पीछे बैकग्राउंड में चल सकता है, उसको सेकंड स्क्रीन कंटेंट कहते हैं। पैसिव व्यूइंग है, पैसिव व्यूइंग है ये। तो लोग आके मतलब पिच करते हैं कि इस तरह मैंने से बेच रहे हैं कि ये सेकंड स्क्रीन कंटेंट में जो ये चलेगा ना और मेरा ये होता है कि आप एज अ आपको ये क्रिएटर पता चलेगा अगले कोई टच क्यों करेगा तुम्हारे इस नहीं चीज मैं को बोल रहा हूँ भाई? आप एज अ क्रिएटर आप कैसे आपने कुछ ऐसा बनाया है जो नहीं चल रहा है, कोई बोल रहा है ये तो सेकंड स्क्रीन कंटेंट निकला, मैं फिर भी समझ सकता हूँ, पर आप खुद पिच कर रहे हो कि मैं सेकंड स्क्रीन कंटेंट क्या लिखता हूँ ना, लोग क्या फोन यूज करते करते मेरी फिल्म देख सकते हैं ना, आप जानते नहीं हो। तो ये तो अलग ही मतलब ये इधर तक आ गया है, ये बहुत सीरियसली बात करें तो ये बहुत ही डेंजरस है। सैड एंड सीरियस। मैं एक जगह मेरे कॉलेज में गया था एक टॉक देने, तो मेरे कॉलेज में एक लड़की ने पूछा कि आप हम जैसे लोगों के लिए क्या, हमें ना आदत नहीं है 2 घंटा थिएटर में बैठने की, तो आप हमारे लिए क्या बना रहे हैं? मैंने बोला कुछ नहीं। मैंने बोला हम कुछ नहीं बना रहे हैं, आपको थिएटर में पॉज करने को नहीं मिलेगा, आपको जाके देखना ही चाहिए। तो ये डेंजरस ट्रेंड है काफी। भाषा जी, इम्प्रोवाइजेशन कितना हुआ इस फिल्म में? कोई स्कोप था या जो आपने दिया लगभग वैसा ही? इम्प्रोवाइजेशन और मैं केवल संवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे समाज के लेवल पे तो हुआ है हाँ, कुछ क्योंकि मैं सेट पे भी होता है ना कि आपको लगेगा कि मैं ये कर सकती हूँ क्या, इस तरह से। तो संवाद के लेवल पे ये हुआ, और जो कि इन्होंने कहा भी मुझे कि आप करिए भी, इसमें जितना हो सके कश्मीरी भाषा का पुट ला सकें, तो बहुत ज़्यादा नहीं करते हुए उसमें एक थोड़ा कोलोकियल उसको टच देने के लिए, तो वो तो मैंने किया, जिसके लिए इन्होंने कभी मुझे मतलब बोला भी नहीं कि यू नो, तो वो तो किया ही। लेकिन एक्टर्स के साथ मतलब आपस में या इस सीन को कुछ और अलग से करेंगे, ऐसा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी इतना होमवर्क करके रखा हुआ था। हाँ, अगर मुझे कहीं लगता कि कुछ और तरीके से किया जा सकता है या कुछ उसमें ऐड किया जा सकता है, वो तो मुझे लगता है ये बेहतर बताएंगे, पर मुझे लगता है कि इतना समय भी नहीं था। टाइम ही नहीं था। 23 दिन में शूट हुई 23 दिन में शूट हुई है। वही तो मुझे लगा कि शूटिंग इस स्केल का मूवी नहीं है कि आपको 5 साल लग गए। वो 5 साल लगा कहाँ आपको? नहीं ये actually बात ये ठीक से ये बताएंगे। उसके पहले मैं बस 2 लाइन बताऊंगा कि आप जब फिल्म ऐसी करना चाहते हो जो पहले नहीं हुई है, बतौर लाइक बारामुल्ला, समझा नहीं पाते आप? नहीं समझा नहीं पाते, नहीं आप समझने की आप इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग। एक निर्देशक ना छोड़ेगा नहीं, और मैं तो अकड़ से ही काम करता हूँ। आप मतलब कई बार मैं लोगों को ये कहता भी हूँ कि आप मेरे एज के हिसाब से मत जाइए, क्योंकि आप इस इंटरप्रिटेशन से मेरे मीटिंग में स्टार्ट करेंगे, एंड में मैं आपकी सब नहीं, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। बट वो ऐसी फिल्म के लिए बहुत मुश्किल इसलिए था क्योंकि हम कुछ नया करने जा रहे थे। उसके बतौर बीच में आ गई आर्टिकल 370 जैसे हम अंदर चले गए, ये फिल्म ऑटोमेटिकली बैक बेंच पे चली गई, क्योंकि आपका निर्देशक डायरेक्ट करते करते फिल्म कंप्लीट आप नहीं कर पाओगे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको चीजें भेज रहे हो, बाद में अप्रूवल्स ले रहे हो, वैसा प्रोसेस नहीं। फर्स्ट टाइम था हमारे लिए भी ऐसा प्रोसेस करना कि एक फिल्म हो रही है, दूसरी हम शुरू कर रहे थे, तो एक आंकलन भी शायद मुश्किल था उसका। और उसके बाद जब 370 खत्म होके रिलीज हो गई, उसके बाद हमने रिज्यूम किया बारामुल्ला पे। लेकिन वो जो स्ट्रगल, मैंने जिस स्ट्रगल की आपको बात की कि आप कुछ नया बनाना चाहते हो, उसको अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों से, ये स्ट्रगल तो था ही कि आप उसको वापस कॉन्जरिंग में बनाना चाहते हो। वो सारे लोग आपको बता रहे कि यार ये क्यों नहीं कर देता इसमें? हाँ, ये सिंपल क्यों नहीं रखता? हाँ। यहाँ पे लोग कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ट्यूलिप को निकाल देते हैं, क्यों ट्यूलिप की जरूरत है? तो ये चीजें, वो उसकी आत्मा है, मतलब तो शरीर से आत्मा निकाल देते हैं, ऐसे सजेशन हाँ आते हैं कभी कभी। ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, इसमें प्लॉट नहीं है, ये किसको समझ, बोर हो जाएंगे, यहाँ लोग बोर हो जाएंगे। आजकल लोगों का ये तो बहुत दिमाग में जाती है मेरी चीज़, आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन। मैं हमेशा, ये कभी भी मेरा एक मंत्र होता है, जब कभी कोई अटेंशन स्पैन की बात करता है और कहता है कि ये चेंज इसलिए किया क्योंकि अटेंशन स्पैन नहीं है, तो मैं कहता हूँ चलो रील बनाते हैं। हाँ, वही बनाओ ना भाई। आप ये कह सकते हो कि ये सीन गंदा हुआ है, जामले ये सीन अच्छा नहीं है, ये वर्क नहीं कर रहा है, बोर हो रहा है, इसको निकाल देते हैं, ये मैं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि ठीक है, अगर हो रहा है वैसे तो गलतियाँ हुई होंगी, वी आर ऑल्सो ह्यूमन। आप ये सोच के कर रहे हो, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कल्प्रिट जो बनाई क्यों रहे हैं, कल्प्रिट जो है ना, वो है आप ऑडियंस से डर के फिल्म नहीं बना सकते। देखिए, दोनों चीज़ें हैं, आप ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम आप ऑडियंस से डर के नहीं बना सकते।
कल जाके ऑडियंस किसी मतलब कहेगा कि मेरा अटेंशन स्पैन 20 मिनट का नहीं, है, वो क्या आप audience 20 मिनट की फिल्म बनाओगे? डर से ज्यादा मुझे लगता है लैक ऑफ बिलीफ इन योर ओन प्रोडक्ट, I think that is what fuels it. That fuels the scare from the audience. एंड देन यू लेबल इट एज दैट. इसका मैं एक पैरेलल अपने इंडस्ट्री से दूंगा. जब मैं ये कंटेंट बनाना मैंने चालू किया तो नॉर्मली क्या है कि मैं मतलब शूट से पहले भी आपको बोल रहा था ना कि रिव्यू 10 मिनट में कैसे कर देंगे यार, 10 मिनट में केवल डायरेक्शन पे बोलूँगा. रिव्यू कैनॉट बी, मतलब इतना हेस्टली नहीं कर सकते हैं. तो मेरा जो नॉर्मल जर्नलिस्टिक कंटेंट भी किसी भी एक विषय पे, तो मेरा नॉर्मली 50 मिनट 60 मिनट इस तरह से पहले मैं रिकॉर्ड किया करता था, फिर उसको एडिट करके डालेंगे. लोग कहते थे अजीत जी हम 10 मिनट का आप क्यों नहीं बनाते हो, आप 1.5 मिनट का क्यों नहीं, दुनिया ऐसे चलती है. बहुत सारे लोगों ने बोला कि बिजनेस वाइज भी इट डजेंट मेक सेंस कि तुम्हारा व्यूइंग टाइम जो है वो बहुत कम हो जाएगा, लोग देखना नहीं चाहते, 20 ही मिनट का देखना चाहते. एक स्वीट स्पॉट है हमारे इंडस्ट्री का. आज के डेट में मेरा 3 घंटे मैं लाइव करता हूँ, लाइव, और एक सेगमेंट है इंडिविजुअल्स का कि वो स्टिक करते हैं, उतना देखेंगे ही. मैं 20 मिनट का भी बना रहा हूँ तो वो भी देखते हैं. हर चीज़ का यही ऑडियंस को जो आप बोल रहे हो ना कि वो अपने आप को सारे ऑडियंस का सोचते हैं कि ये प्रतिनिधि हूँ मैं उसका, मैं बता दूंगा क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. भाई इतने तरह के चीज़ें हैं. एक वो बोला जाता है कि अगर तुमने ब्लैक स्वान नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता. वो है, दुनिया बहुत बड़ी है भाई, हम ये तक नहीं जानते हैं कि अर्थ एक ही है कि और भी है, इस तरह से. तो मैं वापस वो एक्टिंग वाले पे आता हूँ कि डायरेक्टर और एक्टर का संबंध मुझे लगता है 2 तरह का होता है. एक में होता है कि डायरेक्टर ने पूरा स्टोरी बोर्डिंग कर रखी है, मेरा एक्टर यहाँ खड़ा होगा, यहाँ ऐसे बोलेगा, वो पूरा सीन आपको एक तरह से बता देगा. एक होता है कि ये स्क्रिप्ट है, ये लाइन्स है, ये माहौल है, ये सीन डिस्क्राइब कर दे, अब तुम प्लेग्राउंड है तुम्हारा, तुम खेलो. ये किस तरह के डायरेक्टर हैं? ये एक टर्म होती है ना एक्टर्स डायरेक्टर. हाँ. नहीं, एक टर्म होती है डायरेक्टर्स एक्टर्स. मैं कहूँगी ये एक्टर्स डायरेक्टर है. तो पूरी मतलब वो इनपुट आपका भी. हाँ. नहीं, ये तो मांग रहे थे कि और बताइए आप क्या कर सकते हैं. ऑफ कोर्स देखिए ब्लॉकिंग एक अलग चीज़ होती है, कैमरा है, लाइट है, वो एक अलग बात है, कहाँ से आना है कहाँ से नहीं. लेकिन आप क्या इनपुट दे सकती हैं उसके लिए ही वाज वेरी इनकरेजिंग कि और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं. तो मुझे लगता है ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन द कंट्री हु हैज़ अ वेरी क्लियर विजन व्हाट ही वांट्स. तो जैसे मैंने आपको कहा कि इनका होमवर्क डन था, कहीं पे भी कोई एम्बिगिटी नहीं थी कि सर ये क्या है तो क्यों है, और सर बोले कि हाँ देखो अच्छा करना है करो, ऐसा कुछ भी नहीं था. इतना क्लियर इनको गुलनार खड़ी दिख रही थी, कभी को मुझे लगता था मुझे ही नहीं दिख रही शायद इनको तो मेरे लिए तो घोस्ट बन गई गुलनार. यार ये कहाँ है, मैं कहाँ पकड़ूँ. पहले फिर वो सिरा जब मिलता नहीं था, लेकिन उसके बाद समय कम था एक्चुअली सब, लेकिन जब बाद में मिला वो मिलने लगा तो ये फिर मेरे पास आना कम हो गए. मतलब होता है ना कि मैच कर गया बैंड. हाँ, उसके बाद आते ही नहीं थे रूम पे. कई ऐसे सीन्स हुए तो वो आपको भी पता होता है और उनको भी पता होता है, तो हम इसलिए मिल ही नहीं रहे, और वहाँ पे एक ऐलान होता था चलिए नेक्स्ट शॉट, तो अच्छा हाँ इसका मतलब इट्स लैंडिंग, और मुझे कहीं ना कहीं गुलनार मिल गई. फर्स्ट ड्राफ्ट और लास्ट जो फाइनल स्क्रीन प्ले जो सबमिट होता है फिल्म बनने के बाद, कितना उसमें कितने % का अंतर होगा? काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है. और मैं तो कहता हूँ राइटिंग, शूटिंग पे भी थोड़ी बहुत राइटिंग चलती रहती है. हर फिल्म में अलग अलग डिपेंड करती है. डबिंग तक राइटिंग चलती है. जिस दिन फिल्म सबमिट हो रही है उस दिन भी हमने एक डब किया था, उस भाषा जी आई थी वो लाइन डब करने के लिए. तो राइटिंग इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस. राइटिंग एक्चुअली 3 तरीके से होती है फिल्म में. पहले शूटिंग के पहले होती है, शूटिंग में फिल्म की एक अलग स्टोरी बनती है, राइटिंग होती है, और तीसरी होती है एडिटिंग पे. फिल्म इज़ री रिटन देयर. तो ये 3 प्रोसेस चलते रहते हैं. इसमें बहुत चेंजेस आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं, कुछ हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि हमने ये 3 साल पहले ऐसा क्यों लिखा था, इसका क्या महत्व है, वो खुद भी आदमी कभी भी भूल जाता है. बट मैं वही बोल रहा हूँ कि एक डायरेक्टर ऐसा हो आपके साथ, जो मैं यहीं बैठे हैं तो इनकी तारीफ़ भी कर देता हूँ और ज़्यादा. एक डायरेक्टर आपके साथ जो बैठा हो, जो काम कर रहा है आपके साथ, जिसका विजन क्लियर है. क्योंकि सेट पे मैं आपको बताऊं 23 दिन बहुत ही कम टाइम है एक फिल्म को कंप्लीट करने का. अधिकतर लोग जिन्होंने ये फिल्म देखी, जब नेटफ्लिक्स ने भी ये फिल्म देखी थी, बहुत लोगों ने देखी, उन्हें लगा शायद इन्होंने 70-80 दिन ये फिल्म शूट की है. तो जो प्रोडक्शन अंडरस्टैंड करते हैं कि एक दिन में कितना शूट होता है, हमने 6-6, 7-7 पेज शूट किए हैं एक दिन में. तो बहुत, और इतनी कॉम्प्लेक्स इसकी शूटिंग स्टाइल है फिर भी. तो एक जो वहाँ पे 300 लोग होते हैं सेट पे, वो 300 लोग आपकी तरफ देख रहे हैं हर सवाल लेके कि क्या करना है.
मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है वहाँ पे क्रम्बल होते हुए, अच्छे अच्छे लोग जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हाँ वो कहते हैं कि जब मैं डायरेक्टर बनूंगा मैं ये करूंगा। मैं सिर्फ फीचर फिल्म की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने देखा है, म्यूजिक वीडियोस में भी देखा है कि मैं ये करूंगा, मैं एज अ डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए। जब आता है ना वो पोजीशन, क्रम्बल हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा फनी इंसिडेंट भी बताऊं कि एक जगह पे इतना शूट डिवाइडेड था, तो 2 यूनिट डिवाइडेड थे, तो इनको कहीं और जाना था शूट करने के लिए। तो मैं राइटर और एसोसिएट क्रिएटिव प्रोड्यूसर था, तो मैं वहाँ बैठा, पर इनको मेरे पे इतना भरोसा था जितना मुझे खुद पे नहीं था। तो ये जाते जाते बोलते कि मोनाल 1 शॉट बचा है, 2 शॉट बचे हैं, तू डायरेक्ट कर ले, तू कर लेना। तो पहले तो जब ये गाड़ी में बैठ के गए तो मैं सबके साथ मस्ती करने लगा, आजू बाजू मेरे स्क्रिप्ट सुपरवाइजर थे, उनको बोला आई एम द कैप्टन नाउ, ऐसा वो जो टॉम हैंक्स की फिल्म है उसके हिसाब से। मुझे समझ नहीं आया था तभी तक, क्योंकि शॉट होता था, मैं इनके कान में अपने सारी चीज़ें बोल देता कि सर ये और कर दो, ये और कर दो। इफ़ ही अग्रीज ही विल डू इट, इफ़ ही डजंट ही विल टेल मी तू ट्रस्ट कर, इट इज़ डन। जब ये चले गए और मैं खड़ा था और वो कट बोला शॉट को, जब वो इतनी सारी आंखें मेरी तरफ आई और उन्होंने बोला ऑल ओके, शुड वी मूव ऑन, तब आपको समझ में आता है एक्चुअल में कि डायरेक्टर, हाँ जो आप शुरुआत में भी बात कर रहे थे ना कि डायरेक्टर का एक्चुअल, तब इतना प्रेशर पड़ता है ना आपके ऊपर कि आपको पता चलता है कि आज अगर मैंने हाँ बोल दिया ना, कल जब हम वापस मुंबई जाएंगे और एडिट टेबल पे बैठेंगे और फिर सब 10 गलतियां निकालेंगे ना, ये तुमने ओके क्यों किया था, ये इतना साफ दिख रहा है, तुमने ओके क्यों किया था, तब आपके पास आप कोई एक्सक्यूज काम नहीं करेगा। तो ये प्रेशर हैंडल करना, और ये प्रेशर तो वही हैंडल कर पाते हैं जिसके पास फुल क्लैरिटी है कि मेरे को स्क्रीन पे क्या चाहिए, मुझे एक्टर से क्या चाहिए, मुझे बैकग्राउंड में क्या चाहिए, बैकग्राउंड में कोई वॉक कर रहा है क्यों कर रहा है, बैकग्राउंड में एनर्जी बढ़ानी है। इतनी इतनी बारीकियां होती है डायरेक्शन की जो मैंने इनको देख के सीखा हूँ। क्योंकि जब मैं इनको ओके करते हुए देखता तो मुझे लगता हाँ ओके तो कर दिया ना, अब हमने सबने इनपुट दे दिया, हाँ ना करके ले लिया। बहुत ही कठिन काम है डायरेक्शन, एंड इस फिल्म को इनके अलावा कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। आप आदित्य जी स्टोरी बोर्डिंग करते हैं, आप ड्राइंग्स बनाते हैं या कुछ उस तरह का आपका मतलब अप्रोच क्या है डायरेक्शन का, टेक्निकल अप्रोच? टेक्निकल अप्रोच ये होता है कि स्टोरी बोर्डिंग हाँ मैं करता हूँ, नॉट एंटायर फिल्म, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल है और यहाँ पे वी हैव टू गो विथ कभी, क्योंकि 2 तरह के सीन्स होते हैं। जैसे एक सीन होता है जो थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन, जैसे आपने कहा, इट रिक्वायर्स मोर इम्प्रोवाइजेशन। आपने अगर वो लॉक कर दिया ना स्टोरी बोर्ड करके पहले डीओपी के साथ या स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट के साथ, शायद आप बहुत से दरवाजे बंद कर रहे हो जो शायद बाद में खुलने वाले हैं, क्योंकि लार्जर देन लाइफ प्रोसेस है। आप जाते हो वहाँ पे, समझ जाते हो, लोकेशन बहुत मैटर करता है, कई बार लोकेशन में कुछ बदलाव आ जाता है, क्लाइमेट में बदलाव आ जाता है, एंड दैट डज अफेक्ट योर टेक्निकलिटी। तो एक चीज़ होती है जहाँ पे आप वो ओपन रखो, तो ओपन रखने के सीन्स में मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ नहीं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये है, वहाँ जाके लोकेशन पे जाएंगे, लोकेशन पे मैं और डीओपी बात करेंगे और वहीं पे हम लोग समझ जाएंगे क्या करना है उसके हिसाब से। पहले हम कुछ नहीं डिस्कस करते, पहले हम बस जानते हैं टारगेट क्या है, सीन कैसे लैंड होगा, सीन में क्या होना चाहिए। थोड़े सीन्स वैसे नहीं होते, जैसे थोड़े सीन्स में ये होता है कि इतना चैलेंजिंग होता है, इतना वो क्राफ्ट डिफिकल्ट होता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है उस सीन की, वो आपको स्टोरी बोर्ड करना पड़ता है। वो आप करते हो तो क्या हो जाता है, उसका एक अलग एडवांटेज है, आप स्टोरी बोर्ड करते हो, आप सबको दे देते हो, सबको पता है पिक्चर कैसे दिखने वाली है। ये शॉट एक्टर को पता चलता है, अच्छा यहाँ पे मुझे इस ऐसे कवर किया जाएगा, यहाँ पे स्टेडी कैम आ जाएगा, यहाँ पे ट्रैक आ जाएगी, वॉट एवर इट इज। पूरा क्रू आपका अलाइंड होता है एक ही चीज़ से, ठीक। उस वक्त भी आपको तो कभी कभी इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, लेकिन स्टोरी बोर्ड का वो एडवांटेज है। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि स्टोरी बोर्ड में ज़्यादा घुसना भी करेक्ट नहीं है, मुझे बांध देता है। हाँ बांध देता है। मैं वो बंदा नहीं हूँ जो मतलब स्टोरी बोर्ड देख के कहूँगा अगर स्टोरी बोर्ड मेरा रह गया होटल पे तो मैं पैनिक नहीं होऊंगा, बिकॉज मैं ठीक है, मुझे दिमाग में जो है ठीक है चलेगा, अभी यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलाइव चीजें हैं ना, यहाँ पे एक्टर्स अलाइव हैं, दे आर ब्रिंगिंग द कैरेक्टर्स अलाइव। ड्रामा यहाँ है, ड्रामा फ्रेम के एलिमेंट्स अलाइन खाली करने वाले हो। जैसे बहुत सी चीज़ें थी, जैसे आपको कहूँ तो स्टोरी बोर्डेड इन बारामुल्ला, आई वुड से कि जो बोट का सीक्वेंस था वो स्टोरी बोर्डेड था, क्योंकि इतनी ट्रीटमेंट है कि वो कहाँ से शैडो देखेगा, कैसे रो करेगा, कैसे चला जाएगा, कितनी उसकी स्केल है, तो हमें पता चलता है चाहिए यहाँ पे मास्टर शॉट चाहिए, यहाँ पे एक ड्रोन चाहिए, वो ज़रूरत है इस फिल्म की, कैसे लास्ट शॉट आपको क्या दिखे और आप एग्जिट कैसे करो, तो वहाँ पे स्टोरी बोर्ड किया गया था। लेकिन आप वही चीज़ सरप्राइजिंगली क्लाइमैक्स वाज नॉट स्टोरी बोर्डेड। वही मैं पूछने जा रहा था कि क्लाइमैक्स में एक तो ठीक है वो 2 वर्ल्ड का कोलिजन कह लो या अमलगमेशन कह लो, उसमें कैमरा एंगल्स जो है वो कौन सा आप लोग टेक्निकली ज़्यादा जानते हो, वाइड लेंस, स्टेडी कैम यूज एक तो वो
मूव जो कर रहा है ना, और वो स्क्रीन को डिस्टॉर्ट करता है। मतलब वो मुझे लगता है लेंस, वाइड लेंस होगा तो वो हाथ जो है बहुत लंबे दिख रहे हैं। उससे टेक्निकली तो ठीक है कि आपको बहुत सारा स्पेस लेना है तो आप वही लेंस यूज कर सकते हैं, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ इफेक्ट। वहाँ पे एक प्रभाव ही छोड़ता है स्टोरी में कि वो जब देख रही है उसके कितने दूर पे है, क्या घटित हो रहा है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग क्लाइमैक्स का आप लोग का क्या अनुभव था, क्योंकि हम तो ऑडियंस है, हमें जो है म्यूजिक भी बज रहा है, हमें सारा कुछ दिख रहा है, लेकिन जब आप उन सब के एब्सेंस में एक्ट करते हो वो कैसा अनुभव रहता है? मुझे लगता है वो जो बाकी एक्टर्स थे, जैसे वो कियारा खन्ना जो बच्ची जिसने एक्ट किया, हाँ, नहीं बच्चियों, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा एक्ट किया है। सभी बच्चे, तो उनको देखना तो मुझे लगता है एज एन एक्टर आप उस इमोशन में हैं कि अरे ये क्या हुआ और मैं क्या जो हो रहा है वो घटित होते हुए देख रहे हैं, आप साक्षी भाव से उसको देख रहे हैं। ऑफ कोर्स वो आप पे असर भी छोड़ रहा है, और आपको ये भी पता है कि अभी मुझे हट जाना है क्योंकि जो स्टेडी कैम ऑपरेटर अभी सर आएंगे, पैर में लग जाएगा। हाँ, और पैर में गोली भी लगी हुई है, तो ऐसे हटना है कि पता भी नहीं चलना चाहिए कि अरे ये तो अभी लंगड़ी थी अभी उठ गई। वो सारी इमोशनल कंटिन्यूटी रखते हुए मुझे लगता है वही हमारा काम है, वही चैलेंज है ना, वही चैलेंज है। वो मुझे याद है वो 1 जनवरी था, हैप्पी न्यू ईयर था, हम लोग सब हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे, और उस दिन हमने वो अचीव किया। और मुझे लगता है बहुत कम समय में, मतलब इन वन गो द क्लाइमैक्स हैपेंड। तो फिर आपका थिएटर का एक्सपीरियंस उसमें आता है ना, सभी का, हर चीज का। आई थिंक भाषा जी थिएटर से आती हैं, मैं खुद थिएटर से आता हूँ, मोनाल जी ने भी थोड़ा बहुत थिएटर किया हुआ है पहले भी, स्टार्टिंग जर्नी जो थी, और मानव जी भी खुद थिएटर से है, तो मुझे लगता है वो उससे इसी कारण आप 23 दिन में कर पाए। हाँ, मैं सही में एक्चुअली वेरी करेक्ट, कि जिनको टेक लेने की आदत नहीं है ना, एक बार समझ के वो they'll just do it. And secondly also when you talked about this blocking and thing, मुझे लगता है हमने ना थिएटर की तरह ही रिहर्सल में हम थिएटर कैसे करते हैं कि स्टेज ऐसे हम मार्किंग कर देते हैं कि भाई यहाँ पे टेबल है, ये है, यहाँ पे वो है, अभी थोड़ा चालू करते हैं, थोड़ा, और हमें ही रियलाइज होता है अच्छा यहाँ पे ना आप यहाँ एग्जिट ले लो, वहां से आप वापस आ जाओ, वो वर्क कर रहा है, वो उसी हिसाब से ना वो होते गया। ऑलमोस्ट लाइक आप जब थिएटर के पहला रीडिंग के बाद आप जब खड़े होके चालू कर देते हो, चलो मैं बाय हार्ट हो गया, थोड़ा सा ब्लॉकिंग कर देते हैं, वो उसके वजह से एक अलग किस्म की एक एनर्जी थी। और जैसे थिएटर में होता है, सॉरी नहीं मैं कह रहा था, इनफैक्ट अरिस्ता मेहता जो है जिन्होंने नूरी का रोल किया है, मुझे याद है जो सीक्वेंस है जिसमें वो टॉर्च लेके डॉग की स्मेल को फॉलो कर रही हैं, मुझे याद है वो इतना लेट हो गया था, आई थिंक वी वर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, इतनी ठंड थी उस रात में, उस सिचुएशन में सब टेंस थे कि कैसे आज का दिन कंप्लीट करना है। मुझे याद है जामले सर ने अरिस्ता को एक बार इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम रूम में ऐसे जाओगी, टॉर्च ऐसे करना है, फिर ऐसे घूमना है, फिर तुम्हें ऊपर टॉर्च करनी है, ऐसे लेके जाना है, टॉर्च का पूरा पाथ आगे जाना है, कैसे वहाँ जाके तुम आगे जाओगी और फिर तुम्हारा पैर पड़ेगा उस पर। बिलीव मी, वो 14 साल की लड़की थी, अब शायद 17 साल की हो गई है अरिस्ता। 1 गो में उसने पूरा एक बार सुन के और एक बार में किया है। एंड दैट वाज द सेम ड्यूरिंग क्लाइमैक्स विद भाषा जी एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि वो कैमरा जैसे कि वो एक सिंगल शॉट है, किसी को लगता है कि वो स्टिच किया गया है, ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो ऐसे हो रहा है। तो वो जो आप कह रहे हो थिएटर का आना, कि एक बार में इंस्ट्रक्शन समझ जाना, कि बार बार नहीं डायरेक्टर आपको बता सकते हैं, बार बार वो रीटेक का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है, लग्जरी नहीं है। 23 दिन में फिल्म 23 दिन में आप कर रहे हो, तो वो बहुत और क्लाइमैक्स वाला काम आपने देखा, वो एक छोटा सा कमरा है, उसमें हमारी पूरी यूनिट है, बहुत छोटा कमरा है वो। मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत गजब का सेट नहीं है, वो सेट नहीं है, क्योंकि वो एक एक्चुअल जगह है। क्लाइमैक्स एवरीबॉडी वाज क्राइंग, एंड वो एक ऐसा लगा कि जैसे लाइव इंटीमेट थिएटर होता है ना, कि आपने अभी भी दी, और आप कियारा की परफॉर्मेंस के बाद सब रोए थे, हम सब रोए थे, इला की जो। और वो बच्चों के साथ वो भी बात होती है ना कि आपको डायरेक्ट करते वक्त, जैसे स्पेशली कियारा एंड अयान जो और छोटे बच्चे हैं, उनके साथ तो आपको टेक्निकल आप नहीं जा सकते ज़्यादा। जैसे अरिस्ता के साथ आई कुड गो टेक्निकल, क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग और काम कर चुकी थी, शी हैज वर्कड अ लॉट बिफोर दैट आल्सो। तो इन बच्चों के साथ हमने एक ही डिवाइस किया था कि मैं उनको बोलते रहता था, मैंने साउंड को कहा था कि मेरी आवाज़ आती रहेगी माइक में, तो शायद हमें पूरा डब भी करना पड़े, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट है कि उसकी एक्सप्रेशंस और इमोशंस निकाल लूँ ठीक से। तो ये मुझे याद है क्लाइमैक्स में, जब ये जिस सीन की जो सबसे मैक्सिमा है क्लाइमैक्स का, सबसे जो ज़्यादा हिट करता है ऑडियंस को, उस वक्त मैं एक चीज़ कह रहा था, वो छोटी सी बच्ची लिटरली एक पॉइंट पे लोग मुझे कहेंगे, मुझे लग रहा है कितना ये डायरेक्टर कितना ड्रामा भर रहा है। मैं उसको कह रहा था कि तू यहाँ जाएगी, बाहर ये हो रहा है, बाहर आपकी माँ के कैरेक्टर के साथ ये हो रहा है,
वो हो रहा है। मुझे खुद रोना भी आ रहा था, लोग मेरे हाथ पकड़ते थे, जैसे कि जब मैं कभी चिल्ला रहा हूँ, नॉट विथ एंगर बट द इंटेंसिटी कि, और मुझे पूरा कुछ लोग कि हाथ पकड़ते सर थोड़ा, बिकॉज बच्ची है छोटी, बट मुझे लगता है वो भी एक चीज़ थी जो ज़रूरत थी उस चीज़ की, और वो लड़की क्या उनके पेरेंट्स जिन्होंने मुझे खुली छूट दे दी थी, नहीं तो वो मुश्किल हो जाता। उन्होंने मुझे कहा था ये आपका बच्चा है, अभी आप चिल्लाना है चिल्लाओ, कोई टेंशन नहीं है, आपको जो लगता है, जो आना चाहिए, जिसके वजह से उसको कैरेक्टर में जान आ जाएगी, वो आप करो। बट मुझे ज्यादा नहीं करना पड़ा, वो भी बच्चे भी इतने स्मार्ट है ना कि जब वो समझ रहे हैं किस टाइप का चिल्लाना हो रहा है। हाँ, चिल्लाना किसी गुस्से से नहीं हो गुस्से रहा से है, नहीं हो रहा है। ही इज ट्राइंग टू जस्ट गेट टेल यू कि आप किधर गलत हो रहे हो, किधर सही जाना है। तो वो बच्चे, कियारा की तो मैं बात करूं, ये नेचुरल होता है बच्चों में, बहुत। बच्चे इमिटेशन से ही तो सीखते हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल। जैसे एक सीन का मैं जिक्र करूंगा, जब वो फाइनल टाइम आता है जहाँ पे दीवार को दरवाजा खुलता है और वो रिवील हो जाता है कि कौन दरवाजे के पीछे है, एंड देन यू रियलाइज दैट देयर इज गोइंग टू बी अ बिट्रेयल पास्ट में, जब बिट्रेयल एंगल ओपन अप हो रहा है। मैंने कियारा को कहा था कि माँ को पता चलने से पहले आपको पता चल रहा है, और आप अगर वापस फिल्म जाके देखो, आई हैव ओनली टोल्ड हर टू स्टैंड। मैंने उसको कहा आप खड़ी रहोगे, और आपके जहन में पहले थॉट आया, माँ को पहले नहीं पता चला है, आपको समझ आ गया आगे क्या होने वाला है। आप उस लड़की के इमोशंस जाके देखो, जो मैंने कहा है ना, वो उसकी आंखों में झलक झलक के आ रहा है कि मुझे पता चला ये क्या होने वाला है बिफोर, एंड देन मदर लुक्स बैक, एंड मदर को बिकॉज ऑफ डॉटर्स रिएक्शन मदर अंडरस्टैंड्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कोई डायलॉग नहीं है, उसने मान लिया कि आगे ये हकीकत है, इसी तरीके से होना है। तो क्लाइमैक्स तो अलग ही किस्म का ये था हमारे लिए। मैं जिक्र करना चाहता हूँ सुनील का, जिन्होंने स्टेडीकैम ऑपरेटर थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्रीज। लास्ट मिनट तक उसका स्टोरी बोर्ड कभी नहीं किया था हमने, लेकिन उस दिन सुबह जो पहला शॉट है जहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद रिदवान बैठा है और उसको रियलाइज होता है कि दो वर्ल्ड्स, कमलानंद सप्रू आ जाता है, दो वर्ल्ड एक साथ आ जाते हैं पहली बार। वो पहला शॉट में, और बहुत लोगों ने ये पूछा कि प्रोडक्शन डिजाइन क्यों नहीं चेंज करवा रहे हो आप? 23 दिन के शूट में पहली बात तो लॉजिस्टिकली आप प्रोडक्शन डिजाइन चेंज नहीं कर सकते, मतलब आपको और डबल टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, मुझे लगता था कि वो ज़रूरत भी नहीं है। हमने पहले दिखा दिया आपको साए, हम कह रहे हैं साए जिंदा हो रहे हैं, घर किनका है? उन्हीं का है, उनको पता है ना। जब आप पास में जा रहे हो, उन्हीं का घर है वो, आप उसको लिटरली मत तोलो कि अच्छा वॉलपेपर चेंज होगा क्योंकि वॉलपेपर उस वक्त अलग था। ये बहुत सुपरफिशियल चीजें होगी। आप तो रूह की बात कर रहे हो, आप तो सोल की बात कर रहे हो। इतना डीप जाने के बाद आप सुपरफिशियल चीजों में अभी विश्वास ही नहीं रख सकते कि वहां पे क्या, किस कलर का वॉलपेपर लगा है, किस कलर का टेबल, कौन सा टेबल है, वो मैटर ही नहीं सिर्फ करता। जो स्टोरी को इम्पोर्टेंट है, जैसे फोन बज रहा है, टीवी ऑन हो रहा है, लाइट फ्लिकर हो रही है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। यस। कुछ हमें पता नहीं था। मैं बहुत टेंस्ड हो गया था उस वक्त पे कि कैसे करे। आर्नल्ड ने कहा सोचते हैं। मैंने कहा भाई हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। शॉर्ट डिजाइन कैन नॉट बी ट्राइपॉड्स ये या ट्रॉलीज, बिकॉज वो सब एक्सप्लोर हो गया था। और सुनील हमारी बात सुन रहा था, सोच रहा था। उसने कहा मुझे 5 मिनट दे दो सर, मैं 5 मिनट दे दो, कुछ बात नहीं करते 5 मिनट। और मुझे बस कहा उन्होंने कि नरेट करते जाओ सर, बस वो पहला इंसिडेंट। और मैं इसे नरेट करने लगा और वहाँ से ये हो जाता है। और मैंने बातों में कहा कि एक जोन में हम देखते हैं कि रिदवान देख रहा है, और दूसरी जगह फ़ोन बज रहा है, और तीसरी जगह कैरेक्टर अंदर आ रहा है। तो उसने मुझे कहा कि ये ना मुझे स्वेइंग लग रहा है, बहाव है इस एक बहाव। हाँ, उस तरह का एक ये जो, जैसे मैं यहाँ भी जा रहा हूँ, मैं यहाँ भी आ रहा हूँ। तो उसने कहा अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। और उसने लिटरली एक शॉट दिखाया जो फाइनल फिल्म में जो था। कहा ये होगा, तो वो स्टोरी बोर्ड से नहीं आएगा, वो उस वक्त जो माइंड सेट वर्क है, जो एनर्जी है, उससे आपको मिलेगा। वो मैजिक उसके बिना नहीं होगा। वो चेक करना चाहिए, मुझे तो लगता है वापस जाके मेकिंग में कि वो कहाँ पे है, क्योंकि जब ये नरेट कर रहे हैं और उस हिसाब से कैमरा मूव हो रहा है और एक्टिंग हो रही है, मैं साक्षी हूँ उस चीज़ का। मतलब अद्भुत, जैसे आदमी खुद ट्रांस में चला जाता है ना, उस हिसाब से वो क्लाइमैक्स मेकिंग का आप लोगों ने कुछ शूट किया है? मेकिंग शूट हुई है, हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर है वो आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, ये तो नहीं, ये तो पढ़ाना चाहिए बच्चों को। मुझे लगता है कि इतने कम दिन में थिएटर रिलीज क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जब चाहे पहला शॉट देखता हूँ या क्लाइमैक्स देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसको बड़े पर्दे पे देखने का जो अनुभव होता, वो संभवतः, मतलब सबके पास तो होता नहीं है कि आप होम थिएटर और एक बड़ा स्क्रीन हो। 55 इंच भी मुझे लगता है कि बहुत कम ही घरों में है। एफ्लुएंट फैमिलीज में हो सकता है, बाकी 40-42 इंच टाइप का, उस पर पता नहीं आप किस टाइप के डायरेक्टर हो। एक होता है कि नहीं, सिनेमा जो है
इट हैज टू बी ग्रैंड। नहीं, यही मेरा टाइप है, यही मेरी सोच है। पहले बात तो वही इंटेंशन है, इसीलिए तो ऐसे लाइन्सेस यूज किए हैं जहाँ पे लार्जर देन लाइफ फील हो। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक फिल्म की एक तकदीर होती है, हर एक फिल्म के कैलकुलेशंस होती है, और मुझे लगता है कि जैसे विद बारामुल्ला 4 साल 5 साल लग गए कंप्लीट करते करते, कमिंग टू द फाइनल कि ये फिल्म है। अभी यहाँ तक आने के लिए बहुत चीज़ें थी, टाइम चला गया था। उसमें अलग कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली आ जाती है कि आप अगर थिएटर में चलाओ तो क्या होगा, कितना होगा, और उसके आगे पीछे कौन सी फिल्म्स के साथ है, आपको कैसी विंडो मिलेगी नहीं मिलेगी। और बतौर एक फिल्म जो इतने कम बजट कम रिसोर्स में मिली है, बनाई गई है, वो कैलकुलेशंस करना एक प्रोड्यूसर के लिए, एक स्टूडियो के लिए, मैं मानता हूँ कि इट इज़ वेरी जायज़ ऑल्सो, कि ये उनका हक है, ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ हाउ द प्रोसेस फ्लोज। आपको फ्रीडम उन्होंने दी, लेकिन अब उनको भी ये फ्रीडम चाहिए कि उनका कैलकुलेशन क्या कह रहा है। और एक हद तक क्योंकि मैं कंपनी में भी हूँ एज अ क्रिएटिव, एक कैच-22 सिचुएशन भी है कि आप यहाँ करें या ना करें, फ्यूचर में क्या होता है। फिर लोग रेट्रोस्पेक्टिवली आपको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, प्रेज भी कर सकते हैं। तो इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे अ स्टूडियोज डिसीजन, प्रोडक्शन हाउसेज डिसीजन। इंटरनल डिबेट हो सकती है उस पर, इंटरनल डिसीजन मेकिंग हो सकती है। हर चीज़ के भी अपने फ़ायदे होते हैं। मैं ये भी बोलूँगा, नेटफ्लिक्स में आने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमने खुद देखा है कि वर्ल्ड ऑडियंस तक पहुंच पूरी गया ना। 190 कंट्री में जा रही है। ऐसी कंट्रीज़ में ट्रेंड हो रही है, जो हमने सऊदी अरेबिया में ट्रेंड हो रही है, मलेशिया में टॉप 10 में थी, सिंगापुर में टॉप 10 में थी। तो ये भी बड़ी बात। हमने खुद एक थिएट्रिकल और एक OTT रिलीज देखी है। थिएट्रिकल के अपने एडवांटेजेस हैं, OTT का मैं बोलूँगा जितना वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, स्पेशली अगर आपकी फिल्म एक छोटी फिल्म है, छोटी बजट की फिल्म है ना, आप कोई बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ फिल्म नहीं बना रहे, तो एक उसके एडवांटेज होते हैं कि क्योंकि कोई रेकमेंड करता है तो आप तुरंत देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि मैं थिएटर में है तो मैंने बहुत अच्छा सुना है, लेकिन उसके लिए मेरे को वो वक्त निकालना पड़ेगा। शायद मैं वीकेंड में जाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा, मैं खुद यही सोचूंगा OTT पे आएगी तो देख लूँगा। तो ऐसा मेरे साथ होता है कई बार। नहीं, हो जाते हैं। also I feel as a director I always but felt and that मतलब मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि एज अ डायरेक्टर मुझे हमेशा लगता है कि आज तो मुझे ज़्यादा गर्व है, और इस बात का मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि बारामुल्ला जैसी फिल्म अगर थिएटर में जाती तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सक्सेस पाती, ये मैं आज कह सकता हूँ। लेकिन मेरा कहने का जो दूसरा उसका भाग जो था वो करेक्ट है, क्योंकि देखिए कोई ना कोई तो उसमें पैसे डाल रहा है, अपने हिसाब से वो आपको बैक कर रहा है, तो ये राइट उनके पास होना ये बहुत करेक्ट भी है, जायज़ भी है। एंड विद समबडी लाइक नेटफ्लिक्स कमिंग ऑन टू द पिक्चर, जो इतना लाइक करके, क्योंकि क्या है ना, एक्विजिशन करना अलग बात होती है कि चलो हम एक्विजिशन बिजनेस है, प्रोजेक्ट्स है, करते रहते हैं। दिस इज वन ऑफ द फिल्म्स दैट नेटफ्लिक्स हैज लाइक देमसेल्व्स। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज मेरी इतने कन्वर्सेशंस होते थे नेटफ्लिक्स के साथ, दे लव्ड इट फ्रॉम द डे वन, कि वो कहते थे हमेशा कि ये हमारी इस साल की वन ऑफ द प्राउडेस्ट फिल्म है, कि हम कह सकते हैं कि हमने ना नेटफ्लिक्स ओरिजिनल में बारामुल्ला बनाई है। ये जो जिस तरीके से नेटफ्लिक्स ने बैक किया, जिस तरीके से वो उसको लेके गए, जिस तरीके से प्लानिंग ऑफ एसेट्स था, वो बहुत मुश्किल होता है। उनको समझ आ रहा था कि हम कितना बोलेंगे कितना नहीं बोलेंगे। किसी ने पिक्चर रिलीज होने से पहले ये नहीं कहा कि इसमें बहुत हैवी क्लाइमैक्स है, चुप रहे थे सब लोग। हमने जिस तरीके से यूज कर सकते थे एज मार्केटिंग, दे कुड हैव सोल्ड इट ऑन दैट, राइट, कि मार्केट कर सकते थे कि अच्छा हमने यहाँ पे ये सेंसिटिव इशू को यूज किया है। वो ना करना ड्रामा के लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आया, जो एक दिन में अचानक से जो आया ना, लोग लिख रहे हैं हम तो थ्रिलर देखने गए थे तो हॉरर डाल दिया। ये इसके वजह से इम्पैक्ट आपका डबल हो जाता है। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेटफ्लिक्स ने इतना अच्छा जो इंटरव्यूज प्लान किए गए थे, जो बिफोर द रिलीज थे, उन्होंने पिक्चर का बस ट्रेलर दिया था। ट्रेलर से पहले भी इंटरव्यूज हुए थे जिसमें उन्होंने बस सिनॉप्सिस दे दिया था, जिसमें कुछ नहीं कहा है। और मुझे याद है उनसे जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता था, उस वक्त भी जो कन्वर्सेशंस होते थे, नेटफ्लिक्स वाज टू बी लाइक वी बोथ यूज्ड टू बी ऑन द सेम पेज कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट क्लाइमैक्स, लेट्स नॉट टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस लेटर। ये सोच इसलिए थी क्योंकि उनको इतनी पसंद आई थी, उनको पता था कि इसका इम्पैक्ट फर्स्ट टाइम व्यूअर में क्या होने वाला है। जब मंदिर का सीन आता है, फिल्म लोगों के लिए 360 बदल जाती है। वो मतलब उनके लिए वो समझ ही नहीं पा रहे थे, और उसके बाद तो गियर शिफ्ट होने लगते हैं। वो थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में कब जाता है आपको रियलाइज ही नहीं होता। तो वो वैल्यू नेटफ्लिक्स ने बहुत अच्छा किया, मैं उनको वो क्रेडिट देना चाहता हूँ जेन्युइनली। OTT ने कैसे, मतलब भाषा जी, आप जैसे लोगों के लिए, चाहे एक्टर्स हों, नए एक्टर्स हों, क्योंकि इंडस्ट्री में, मेन स्ट्रीम में, फीचर फिल्म में और ढंग के डायरेक्टर हों, वहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में एक स्ट्रगल है। तो ऐसे में कोई भी हम OTT ले लें जो प्रोडक्शन में घुसे हैं, जो अपना पैसा लगा रहे हैं, चाहे प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो, जी वाले हों, या जियो हॉटस्टार आ गया, ये
आप तीनों के लिए क्या अधिक विकल्प देता है, या मतलब कैसे इसको देखते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल विकल्प देता है, विकल्प देता है। और कहीं एक मोनोपोली नहीं है, कहीं एक मतलब ऐसा नहीं है कि बस यहाँ से रिजेक्ट हो गया तो सब खत्म हो गया। किसी के लिए भी मुझे लगता है कि चाहे वो स्क्रिप्ट के साथ जाए या अपनी कला के साथ जाए, मुझे लगता है विकल्प देता है, और उससे कंपटीशन भी आता है, और मुझे लगता है स्टैंडर्ड्स भी शायद इम्प्रूव ही और होंगे। नंबर ऑफ कंटेंट भी तो मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रहा है बहुत ना, है, बिल्कुल कि अब आप एक एज एन एक्टर यू कैन से कि मैं वेब सीरीज में काम करूंगी, क्योंकि उसमें भी चाहे हम फिल्म मेकिंग का दूसरा एस्पेक्ट भी देखें, एक होता है फीचर फिल्म में हम IMAX कैमरा लगाएंगे, हम एरीफ्लैक्स फलाना डिमका ये करेंगे, दूसरा है कि उसी लेवल का हम कहानी थोड़ा लंबा खींचेंगे, ये थ्रिलर है 7 पार्ट में बनेगी, तो एज एन एक्टर आपके लिए वो चैलेंज होता है, क्योंकि ये टिपिकल टीवी ड्रामा नहीं है कि अब दे दो रिएक्शन शॉट, ऐसे ऐसे 3 बार घुमा दिया, ये नहीं हो रहा है। वेब सीरीज भी आपको एज एन एक्टर फुलफिल करता है जो आपके चैलेंजेज है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये पूरा एक नया पैराडाइम जो है वो खुल जाता है आप लोगों के लिए भी। हाँ, मुझे लगता है बहुत बहुत हेल्प करता है। काफ़ी एक्टर्स तो अभी वेब सीरीज से ज़्यादा जाने जाते हैं निस्बत इसके कि वो किसी ट्रेडिशनल टाइप के सिनेमा से जाने जाएं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूँगी कि जहाँ तक क्राफ्ट की बात आती है, चाहे अभी आपने सीरियल की बात करी, वो तो बहुत ही टिपिकल कुछ घटना। हाँ वो है, मतलब इंडिया में तो सीरियल बनाने का सेंस नहीं है। अब 5 दिन कैसे शूट कर सकते हो यार रियल टाइम में? वही जो इन्होंने कहा ना, पैसिव वाली जो बात है कि हाँ, कि वो चल हाँ, रहा वो पैसिव ही तो है, इट इज अ उसकी सेकंड पूरी कहानी। अब मैं कि आज जो है जेठालाल बबीता जी को ऐसे देखेंगे, ये होगा आज गोकुल धाम सोसाइटी में, और फिर डायरेक्टर कह देता है आप लोग खुद जो बोल रहा है आपस में बातचीत कर लो। विदेशों में भी जैसे बनता है तो पूरे साल में 6 महीने शूटिंग होती है। आप चाहे बिग बैंग थियरी देख लो, डॉक्टर हाउस देख लो, इस तरह की जितने भी, या जो बढ़िया ब्रेकिंग बैड या इस तरह का है, तो 24 ही बनाएंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान तक में ये सेंस है कि वो 24 ही बनाएंगे, 26 ही बनाएंगे। इट इज़ नॉट दैट कि सप्ताह के हर दिन वो आ रहा है। इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने आर्ट को बर्बाद कर दिया। आपको 24 बनाओगे, देयर हैज सर्टेन, वो परफेक्शन को आप नहीं जाना चाहते हो। OTT ने आके 2 चीज़ की हैं। एक, उन्होंने क्रिएटर्स के लिए जो 2 बड़े एडवांटेजेस दिए हैं, एक है लॉन्ग फॉर्मेट के लिए प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि टीवी प्लेटफॉर्म नहीं था फिल्म मेकर्स के लिए जो बड़ी फिल्में बनाते हैं कि वो लॉन्ग फॉर्मेट कर पाए। मुझे याद है 2011 में YRF टीवी शुरू हुआ था सोनी टीवी पे, तो उसमें कुछ 26 एपिसोड के, जैसे आप बोल रहे हो, सीजन्स आए थे। वो शो में से एक भी शो का सीजन 2 नहीं बन पाया, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे वो टीवी पे ही था। उसमें बहुत बढ़िया शोज थे, पाउडर नाम का एक शो था, माहीवे नाम का एक शो था। ये शोज अगर OTT के टाइम पे आते हैं ना, तो ये कम से कम 4 से 5 सीजन करते। वो नार्कोस जितने लेवल का था वो शो। आज भी मैं लोगों को बोलूँगा वो जाके देखिए कि क्या बढ़िया राइटिंग का कैपेबिलिटी है इंडिया में। तो क्रिएटर्स को एक जगह दी है, प्लेटफॉर्म दिया है कि आप OTT एक अलग चीज़ बनाए जिसमें आप 6 एपिसोड के, 8 एपिसोड के, 10 एपिसोड के सीजन बना सकते हैं। ये हमारे पास क्रिएटिव, जो HBO भी देता था लोगों को कि आप 6, 8, 10 मिनी सीरीज बनाए, तो ये बहुत ही एक अलग ही दुनिया खोल दी है क्रिएटर्स के लिए। इसमें कहीं ना कहीं व्यूअर्स के हाथ में कंट्रोल है। आप टीवी पे तो है आया और गया और नहीं देख और सकते। दूसरी चीज जो की है ना OTT ने, वो है टॉरेंट को बहुत हद तक मार दी है। क्योंकि एक क्या था कि आपने अगर फिल्म थिएटर में कैच नहीं की तो टीवी पे कब आएगी? टीवी पे जैसे आपने कहा आती है तो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, एड्स आते हैं बीच में, तो टॉरेंट एक माध्यम बन गया था, लोग इलीगली उसको डाउनलोड करके देख लेते थे। नेटफ्लिक्स इस हिसाब से आया कि हाँ थोड़ा महंगा है पर आप एक सब्सक्रिप्शन दे दो तो उसके बाद आप जितना देखना चाहते हो देख सकते हो, और बिल्कुल अनइंटरप्टेड है, आप आराम से, अच्छी क्वालिटी है, एक यूज़र फेस अच्छा है, आपको चिंता नहीं करनी पड़ती किसमें वायरस आ जाएगा, किसमें क्या आ जाएगा। मैंने पूरा दिन डाउनलोड किया, क्वालिटी अच्छी नहीं निकली। तो टॉरेंट को मार देने में नेटफ्लिक्स और अदर OTT प्लेटफॉर्म्स का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उसको किसी भी फिल्म मेकर को, यस थिएटर हमारे लिए जो बिग स्क्रीन है वो हमारे लिए एक एस्पिरेशन रहता ही है हमेशा, बट OTT ने जो किया है आई थिंक इट इज़ अ रेवोल्यूशन। आदित्य जी, अंतिम प्रश्न आप तीनों से, इनफैक्ट अगले क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप लोग अगर बात करना चाहें? कुछ है, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं वैसे ऐसी चीज़ ऐसे आंसर कर देता हूँ कि दोनों चीज़ों की मैंने बात की भी है लेकिन मैंने बात नहीं भी की है ऐसे। तो मुझे लगता है कि देखिए, बतौर एक निर्देशक बहुत ही शुक्रगुजार पहले करना चाहता हूँ बिफोर आई से दिस थिंग टू द ऑडियंस, कि जिन्होंने आर्टिकल 370 को इतना सक्सेस दिया, उसके बाद बारामुल्ला को इतना सक्सेस दिया, इसके बाद 2 फिल्में, बतौर एक गोवन बाहर से आया हूँ, मैं पहला गोवन डायरेक्टर हूँ जो बॉलीवुड में
अभी कुछ झंडा गाड़ रहा है। गार्ड वो पता नहीं, गोवा से कोई नहीं है आपके गोवा पहले? से कोई कभी डायरेक्शन में नहीं था। तो इनफैक्ट गोवा में ये बात थी हमेशा थी कि यार ऐसे तो कभी हो नहीं सकता कि आप यहाँ से चले जाओ बम्बई में और बम्बई में आप झंडे गाड़ जाओ, ये तो हो नहीं सकता। और मैं बहुत इस बात का भी ऋणी हूँ और इस बात को भी जानता हूँ कि ये इस तरीके से मेरे साथ हुआ कि मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया। बतौर एक फिल्म मेकर मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी शॉर्ट फिल्म्स के साथ। 2 नेशनल अवार्ड्स मिले, तीसरी शॉर्ट फिल्म बनाई जिसके वजह से आदित्य धर जी के साथ ये हुआ, और उसके बाद 2 फीचर फिल्म जो आर्टिकल 370 और बारामूला। मैं बस एक जान गया हूँ उसके साथ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। जो ये सक्सेस है ना, ये बस तालियां नहीं है, ये तालियों की गूंज में एक चीज़ है जो है आप आगे क्या लेके आने वाले हो। और वो हम ऐसा करना चाहते हैं या मैं ऐसा करना चाहता हूँ साथ में ऑफ कोर्स कि वो डिफाइन करे और कहीं पे लेके जाए हमारे सिनेमा को, जहाँ जिसके वजह से जो हमारी खुद की फ्रस्ट्रेशन है कि यह ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं करते, ये बातें करने का टाइम चला गया है, अभी वो हमें करने का वक्त आ गया। तो जो आगे का प्रोजेक्ट होगा वो लार्जर होगा, वो 370 से बड़ा होगा। हम टैप इन करना चाहते हैं ऐसे जॉनर्स में जो हमने अभी तक नहीं किए हैं। तो वो डेफिनेटली पॉलिटिकल जॉनर नहीं है बिकॉज 370 तो बन गया, और वो हॉरर भी नहीं है क्योंकि बारामूला बन गई। तो ये एक कॉन्शियस कॉल मेरा है कि मुझे बाकी के जॉनर्स पे टैप इन करना है। वी वांट टू अटैक रिवेंज एक्शन को इस तरीके से दिखाना कि बस गाड़ियाँ उड़ रही है इसका मतलब वो नहीं होता कि एक्शन है। क्या हम एक्शन को मोर सरियल बना सकते हैं, क्या ऑडियंस को लगे थिएटर में बैठ के कि वो मेरे साथ हो रहा है। और इस ऐसी बात नहीं कि 50 खून खराबे वाली चीज़ें दिखाओ तो उसको एक्शन कहा जा सकता है। नहीं, उसको स्टाइलाइज करके हम अलग तरीके से, ताकि विथ प्लॉट हैवी प्लॉट विच इज सो ड्रिवन बाय राइटिंग कि क्या हम ऑडियंस को बोल सकते हैं कि ऑडियंस थिएटर के बाहर आके बोले टुडे दिस इज इंडियन एक्शन दैट इज बॉर्न, नॉट कोरियन एक्शन, वेस्टर्न एक्शन, ईरानियन एक्शन। ये बातें हमें नहीं चाहिए। वी वॉन्ट टू डू समथिंग दैट कैन, और वो संघर्ष कठिन है हम जानते हैं क्योंकि ध्येय दिख रहा है लेकिन वो कठिन है, उसके बीच में भी बहुत संघर्ष है हम जानते हैं। लेकिन रिवेंज एक्शन इज वन ऑफ द ड्रामास दैट वी जेन्युइनली वांट टू टेक ऑन बिगर स्क्रीन, बैक्ड बाय ग्रेट राइटिंग एंड प्लॉट, नॉट बाय मीनिंगफुल स्टफ। उसी के साथ वी ऑल्सो वांट टू टैप इन डार्क ह्यूमर, जो लगता है कि कारण लोग जेल में चले जाते नहीं, उस तरीके का नहीं, उतना डार्क नहीं होना। डार्क I would say not in the in the space of घोसला का घोसला, एक social comedy, dark comedy. We want to tap into that. We want to tap into a genre which is right now really tricky and people are not able to find the right formula for it, which is biopics. Because को वापस लाना is our very important goal कि क्योंकि ऐसी बायोपिक बनाओ, मतलब वो बायोपिक का जो फॉर्मूला होता है ना कि पैदा हुए, फिर बचपन में भी महान थे, स्कूल गए, उसके बाद बचपन में भी महान थे, एक जो युवा भी महान थे। वेस्टेड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे ना हम लोग, एक है जैसे सैम मानेकशॉ, उनका कैरेक्टर क्या है जी, और लग रहा है विकिपीडिया का पेज पढ़ के वो फिल्म बना दी गई। ऑब्वियसली आपके कलीग्स होंगे तो आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे, मैं कर सकता हूँ। रद्दी फिल्म बनाई थी, एकदम रद्दी फिल्म, मूड खराब हो गया कि आप यार, वो फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडिया एक तरह से हैं, सैम मानेकशॉ का ये कंट्रीब्यूशन है, और उसको क्रेडल टू ग्रेव लिटरल स्टोरी आपने बना दी ना। टाइमलाइन मतलब 2-3 चीज पे फोकस कर सकते थे उस तरह जैसे वेस्ट में होता है। इट इज नॉट। मैं मिलिट्री फैमिली से आता हूँ, मेरे फादर एयरफोर्स में थे और वो स्टाफ कॉलेज कर चुके हैं वेलिंगटन में 98-99 में। तो मानेकशॉ जी से उनको सौभाग्य मिला है उनसे मिलने का। तो मेरे तो दिल के ये बहुत ही करीब है ये सब्जेक्ट, तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा। तो वही आपकी आगे का क्या प्रोजेक्ट है आपका? मैं देखिए, मुझे भगवान की कृपा से कश्मीर फाइल्स मिली थी और कृपा से ही मुझे ये फिल्म मिली, तो कृपा चलती रहेगी। अच्छा, कृपा की नहीं, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं तो यही कहूँगी, मैं तो सिर्फ गॉड है। अच्छा चलिए, मिले और डाइवर्स सब्जेक्ट्स पे काम कर पाऊँ, क्योंकि अभी क्या है ना कि कश्मीर इतना हो गया कि ऐसा लगता है कश्मीर की कोई भी और फिल्म होगी तो हाँ आप वही मैं सैचुरेशन और टाइप कास्ट हो जाता है। मैं इसके बीच के दौरान में जो कुछ और काम भी मिला, तो पर वो वही था कि मैडम आपने जैसा उसमें किया ना वैसा इसमें चाहिए। क्यों आप कुछ और नहीं सोच सकते मेरे को लेके, या मतलब किसी और रूप में आप मुझे नहीं इमेजिन कर सकते? तो ये जो टाइप कास्टिंग की एक
आप शिकार हो जाते हैं, मैं वो नहीं चाहती खुद को होने देना। मेरा एग्जैक्टली एक ये प्रश्न था, लेकिन समय समाप्त हो रहा था, इस कारण मैंने आपसे पूछा नहीं। चलिए, बढ़िया है, आपको और भी फिल्में मिले और वेब सीरीज मिले और आपकी फिल्में और भी गर्दा उड़ाए और बड़े पर्दे पे आए, जो है वो मैं चाहता हूँ। आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए, बहुत शुक्रिया जिस तरीके से ये पूरा कन्वर्सेशन हुआ, क्योंकि इतना डेप्थ में बात करना, जो स्ट्रगल 5 साल का था, इसके बारे में बातचीत करना खुलेआम, बहुत ही ऑर्गेनिकली, ये बहुत कम बार होता है। और हम जेन्युइनली वी आर थैंकफुल कि आपने हमें बुलाया और ऐसी बातचीत हुई।